करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो एक ऐसी श्रृंखला जो पिछले कई वर्षों से निरंतर है, परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा उपयोगी है, कम समय साध्य है, सरल है, सहज है और अपने आप में आईएएस और पीसीएस सहित विभिन्न परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। तो मैं आप सभी के साथ उपस्थित हूं करंट अफेयर्स के अद्यतन अंक के साथ और आप सभी अगले 2 घंटों में पिछले 1 वर्ष के संपूर्ण करंट अफेयर्स को मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से करंट अफेयर्स की मास्टर वीडियो की श्रृंखला को एक मैगजीन की तरह मैं आप सभी के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं और इसका वार्षिकांक यानी 1 वर्ष के संपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके साथ उपस्थित होता हूं, आपके साथ लेकर के आता हूं और ये प्रक्रिया निरंतर है, निरंतर रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। आप सभी की जब जब परीक्षाएं होंगी या आप सभी की तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाने की बात होगी तो करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो आपके साथ हमेशा रहेंगे। कम समय में आपका संपूर्ण रिवीजन कराएंगे, आपके अंदर एक आत्मविश्वास भरेंगे, आपके अंदर एक भरोसा भरेंगे, विषय वस्तु को बहुत आसान बना देंगे, जो आपके अंदर एक उपापोह रहती है उसको भी समाप्त कर देंगे। तो ये श्रृंखला आप लोगों के विश्वास से चल रही है, आप लोगों के भरोसे से चल रही है, आप लोगों की सफलता से चल रही है। कितने छात्र करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो के साथ साथ समान अध्ययन मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो या हमारे साथ ऑनलाइन बैचेज में पढ़ करके आज के समय में सफल हुए हैं। आप सभी आने वाले समय में भी सफल होंगे, ये मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। तो आज मैं आपके साथ करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और आप सभी को पिछले 1 वर्षों के संपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के आप सभी को पूरी बातें बताऊंगा। ये अंक नवंबर 2022 तक अद्यतन है। इसके बाद अगला अंक भी आएगा, उसकी भी प्रतीक्षा करिएगा। जब जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे हर अंक आपके पास मिलेगा। लेकिन आप सभी छात्रों को आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाना है। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर पिछले सारे करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सभी वो करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो ज़रूर देखिए। उससे आपका पिछले 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष का करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा और परीक्षा में पूछेगा कहाँ से, सब आप करके आएंगे। लेटेस्ट 5 से 6 एपिसोड जरूर देख के जाइएगा, उसमें मैंने उसी क्रम में अद्यतन लगा रखे हैं। तो आप सभी पिछले करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो देखेंगे तो एक समग्रता आएगी, आत्मविश्वास भर जाएगा, आप एक ही दिन में पिछले 2-3 वर्षों का संपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। तो पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो जरूर से जरूर देख के जाएं। जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं निश्चिंत रहिए, ये बोर्ड आपके लिए पर्याप्त है। यहाँ पे बहुत मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ मैं आप सभी के लिए कंटेंट तैयार करता हूँ और आप सभी के लिए काम करता हूँ। खूब मेहनत करिए, साथ में दोनों मिल के मेहनत करेंगे और इसके साथ ही समान अध्ययन की जो आपकी श्रृंखला है, जो विषय हैं आपके समान अध्ययन के, चाहे वो इतिहास विषय हो, चाहे भूगोल विषय हो, चाहे वो आपका जो है पर्यावरण की विषय वस्तु हो, चाहे विज्ञान की विषय वस्तु हो, चाहे वो आपका राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु, अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु हो, सेंसस की विषय वस्तु, आपके राज्य विशेष की विषय वस्तु हो, इन सब के भी मास्टर वीडियो मैंने बनाए हैं। ये बोर्ड अपने आप में अद्वितीय है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि यहाँ पे एक मेहनत है, एक परिश्रम है, आपके लिए सारगर्भित कंटेंट है। आने वाले कुछ घंटों में आप मेरी आवाज़ सुनेंगे, जो मैं आपको बोलूँगा मेरा टीचिंग कौशल होगा, शिक्षण कौशल होगा कि मैं आप सभी के ध्यान को आकर्षित करके रखूँगा। आगामी 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं करना, मुझे ध्यान से सुनना है। इस उपापोह में नहीं रहना कि इस बोर्ड में आपको कुछ दिख नहीं रहा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट यही आते हैं कि सर हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। तो देखने की ज़रूरत क्या है, मैं हूँ ना, मेरी आवाज़ सुनिए और मैं आप सभी को हर एक चीज़ को आसान करता बता चला जाऊँगा। बहुत शॉर्टकट में चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है, कीवर्ड में चीज़ों को लिखा है, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी करूँगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम प्रारंभ करेंगे सेशन को। पिछले सारे मास्टर वीडियो जरूर देखिए, भारत के सभी छात्रों तक जरूर पहुंचाइए ताकि ये परिश्रम, ये मेहनत, ये मेरे हिस्से की मेहनत है लेकिन आपके हिस्से की मेहनत इतनी है कि आप इसे पूरा देखिए परीक्षा से पहले और एक बार संस्थान के लिए इतना ज़रूर करिए कि आप इस वीडियो को सभी तक पहुंचाइए। देखने से पहले एक बार जो भी आप जहां जिन जिन मंचों से जुड़े हैं, जिन जिन ग्रुपों से जुड़े हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे टेलीग्राम हो या अन्य कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आप वहां पर सभी के साथ साझा ज़रूर करिए, रिकमेंड करिए इन मास्टर वीडियो को ताकि सभी छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो ये आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है और निश्चित तौर पर आप इस आग्रह को स्वीकारेंगे, ये मेरी पूरी अपेक्षा है, ठीक है।
तो चलिए मैं मास्टर वीडियो प्रारंभ करता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें आप सभी को डिस्कस करने जा रहा हूं, क्या क्या कंटेंट इसमें आपको मिलने वाला है। ये मास्टर वीडियो बहुत ही उपयोगी है क्योंकि यहाँ पे करंट के साथ साथ जीएस के भी कुछ पहलू मैंने जो करंट आधारित हैं वो भी मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। आमतौर पर सभी करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो में मैं ज़रूर करता हूँ। और इससे पहले करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो पिछले महीने आया था, आपका 2 महीने पहले आया था, वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये मेरा विनम्र आग्रह है, ज़रूर स्वीकारिएगा। चलिए आने वाले 2 घंटे मुझे दे दीजिए, मैं आपके पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को अपडेट करा देता हूँ। तथ्य बहुत सारे आएंगे, डेटा बहुत सारे आएंगे, सारे तथ्य और डेटा से डरना नहीं है। ठीक है, सब धीरे धीरे आपके साथ जाएंगे। जब 2 से 3-4 बार आप इसे सुनेंगे ये आपका हो जाएगा, आपको चीज़ें सारी आपके अंदर आ जाएंगी, एग्ज़ाम हॉल पे आपको दिखेंगी। ये सारी जो चीज़ें मैं बोलूँगा एग्ज़ाम हॉल पे मिलेंगी आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले तो राष्ट्रीय घटनाक्रम का एक लिस्ट है पूरा का पूरा, जिसमें मैंने अभी जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है वो कवर किया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है आपका, नीति आयोग से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने इस बार तथ्य बहुत सारे लिए हैं, मैं बहुत फास्ट तथ्यों को बताऊंगा आपको। मियावाकी पद्धति क्या है, ये सब करंट अफेयर्स में चर्चा में रहे हैं, तो आईएएस के दृष्टिकोण से भी मैं इसको कोशिश करता हूँ। और फैक्चुअल डेटा भी बहुत सारा मैंने लिया है आपके, मैं सच बता रहा हूँ, यदि ये पूरा सेशन आप देखेंगे तो आप परीक्षा में चमत्कार पाएंगे। ठीक है, ये मास्टर वीडियो इस तरीके के हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा का पूरा आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में G20 शिखर सम्मेलन अभी हुआ था, आसियान के साथ समिट हुई थी, एससीओ के साथ हुई थी, अभी ऋषि सुनक का मैटर है, या फिर अभी जितने भी चीज़ें हैं। बाकी जो समझिए कि करंट अफेयर्स इसमें नहीं है वो सारा पिछले मास्टर वीडियोज़ में मिलेगी आपको, सारी की सारी, है ना। अभी तक का नवंबर 2022 तक का अद्यतन है, तो अंतर्राष्ट्रीय खबरें इसमें। आगामी जो भी आपके आयोजन होनी है, बैठकें होनी है, आने वाले समय पर G20 का आयोजन भारत में होना है, एससीओ शिखर सम्मेलन का भी होना है, शंघाई शिखर, सब 2023 में बहुत सारे सम्मेलन भारत में भी होने हैं। तो आगामी शिखर सम्मेलन जितने भी हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हो रहा है, उनके बारे में देखेंगे। ट्विटर की बात करेंगे, टेस्ला ने अभी कवर किया इसको, एलन मस्क साहब ने। इसके बाद बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, इसमें मैं पूरी योजनाएं कवर करने जा रहा हूँ, केंद्र सरकार की सारी। ठीक है, तो आप सभी पूरी योजनाएं जो अभी अद्यतन है, सरकारी योजनाओं का एक मास्टर वीडियो में पहले दे चुका हूं, और इसमें लगभग मैंने 50-60 योजनाएं और कवर की हैं। बहुत फास्ट रैपिड आपको एक सार दे के जाऊँगा योजनाओं का, तो परीक्षा में बहुत सारी योजनाएं पूछता है। हाल फिलहाल में इस गवर्नमेंट की योजनाएं मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद मैंने इस बार डेटा लिया है इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 का, जो खान मंत्रालय ये वित्त वर्ष 2021 में प्रकाशित हुआ था, कि भारत में कौन कौन से खनिज हैं, उनमें से कौन कौन से राज्य उत्पादन के आधार पे, भंडारण के आधार पे, उसी हिसाब से विश्व में कौन कौन से उत्पादन के आधार पे देश हैं या भंडारण के हिसाब से देश हैं, ये भी लिया है। सूचकांक जैसा कि मैं हमेशा लेता हूं, क्योंकि सूचकांक से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सूचकांक की लिस्ट है जो अपडेटेड है, बाकी पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अभी बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हुई हैं, उन नियुक्तियों पर भी यहाँ पर चर्चा मैंने की है। पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा किए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से बहुत सारे तथ्य मैंने इकट्ठा किए आप सभी के लिए। इसके बाद कुछ पुरस्कार हैं जो कि अपडेटेड हैं इस समय, कुछ खेल परिदृश्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इस मास्टर वीडियो में देखेंगे। जो चीज़ें बचेंगी वो अगले मास्टर वीडियो करंट अफेयर्स में आपको मिलेंगी, बचेगा कुछ नहीं। ये श्रृंखला अपने आप में संपूर्ण है, समग्र है, कुछ भी नहीं छूटेगा। सारे के सारे प्रश्न इसी श्रृंखला की देन आपको लगेंगे। ठीक है, बस आप ये देख के जाइए, ये बहुत सारगर्भित है, बहुत मेहनत का परिणाम है। अब मुझे आने वाले 2 घंटे आराम से सुनिए और अपने परीक्षा के लिए निश्चिंत हो जाइए करंट अफेयर्स की तरफ से। ठीक है, समान अध्ययन के लिए समान अध्ययन के वीडियो देखिए, वहाँ पे भी निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, जल्दी मैं वीडियोस अद्यतन भी करने वाला हूँ, अपडेट भी करने वाला हूँ समान अध्ययन के, उसकी भी जल्द ही आपको जानकारी मिलेगी, और नए वीडियोस भी आपको उपलब्ध होंगे मास्टर वीडियो के। ठीक है, और एक बार कमेंट सेक्शन में मेरी हौसला अफजाई जरूर करें इस मेहनत का, इसलिए ज़रूर कमेंट करके जाएँ, बताएँ कैसा आपको लगा, क्या चीज़ें आपको लगी, परीक्षा में किन किन परीक्षाओं में आप सफल हो चुके हैं इन मास्टर वीडियो से, या कौन सी परीक्षा आप दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करंट, और कैसा आपको इसका फीडबैक कि आपको कितने कम समय में मास्टर वीडियो से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। वैसे आपके हज़ारों फीडबैक आते हैं, लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप एक बार लिखिए, मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए
शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे G20 शिखर सम्मेलन की। अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। अगले साल का G20 शिखर सम्मेलन जो है भारत में होना है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा बन जाती है कि अभी G20 शिखर सम्मेलन, ये 17वां शिखर सम्मेलन था। हर साल वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है G20 का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, जब बात करते हैं हम लोग G20 की, तो G20 का जो जन्म हुआ है वो एक तरीके से समझिए कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं जितनी भी हैं, है ना, जितनी भी वैश्विक बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकसित भी देश हैं और विकासशील देश, अमेरिका जैसे देश भी इसमें सम्मिलित है। अमेरिका है, रूस है, मैं अभी सारे के सारे देश बता दूंगा कौन कौन से, यूरोपीय यूनियन है इसमें। तो आपका जो है इसका जन्म हुआ है 1999, मतलब इसका जो गठन हुआ है, बनाया गया है 1999 में, वो 1999 में बनाया गया है आपका ये, ठीक है। तो G20 शिखर सम्मेलन की बैठक अभी हुई है, 17वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन की बैठक थी और इसकी मेज़बानी की है इंडोनेशिया ने। आपको पता है इंडोनेशिया जो है अंडमान निकोबार से जस्ट नीचे ही है, वहाँ पे ग्रेट पास है, उससे अलग होता है। वहाँ पे कई सारे द्वीप हैं, हज़ारों के हज़ारों संख्या में द्वीप हैं आपके, सुमात्रा, बाली, जावा। भारत के लोग बहुत सारी संख्या में जाते हैं। तो एक बड़ी कंट्री है, जनसंख्या के आधार पे भी बड़ी कंट्री है। तो आपका हाल ही में G20 17वां वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है इंडोनेशिया ने की है। अध्यक्षता बाली में हुआ है इसका, और इसका जो थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर के विषय के तहत आयोजित हुई है। अभी वर्तमान में विश्व में बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, बड़े स्तर पर रोजगार खत्म हो रहे हैं, है ना, एक बड़ा चैलेंज है ये पूरे विश्व में। अभी समय देख रहे हैं भू राजनीतिक तौर पे एक तनाव सा बना हुआ है, चाहे रशिया यूक्रेन का मैटर हो या विभिन्न देशों के बीच में तनाव की खबरें आ रही हैं, चीन का ताइवान के साथ हो गया, है ना। तो अल्टीमेट बहुत सारी इस तरीके की भी चीज़ें चल रही हैं। तो इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तो इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ी है सभी देशों की, तो क्या क्या चीज़ें इसमें दृढ़ संकल्पित किया गया, क्या क्या बातें कही गई, किन किन क्षेत्रों को लेकर चर्चा हुई, ये भी आपको जानना जरूरी होता है। कई बार यूपीएससी में तो पूछते हैं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। तो इंडोनेशिया में हुआ, ये ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल पूछेगा तो। इसके बाद 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित होगा। अभी भारत सरकार ने इसका लोगो भी जारी कर दिया है, वसुधैव कुटुंबकम, और ये पूरे विश्व को दिखाता भी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत की विदेश नीति को परिलक्षित करता है योगो, और भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड लीडर यहाँ पे आएंगे, नई दिल्ली में आयोजित होना है। तो 18वां शिखर सम्मेलन आपका 2023 में होगा, भारत में आयोजित होगा। शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों में के द्वारा रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसमें रूस की आक्रामकता जो लगातार देखने को मिल रहा है। अभी आपको पता होगा कि रूस ने कई सारे क्षेत्रों को अपना घोषित कर दिया है, चाहे वो खेरसान का क्षेत्र हो, जेपोरोजिया का क्षेत्र हो, या लुहांस और को डोनेटस्क का क्षेत्र, या जो डोनबास एरिया था, वो अलग मैटर है। तो वो 4 क्षेत्रों को अपने क्षेत्र के अंतर्गत भी घोषित कर चुका है। तो आक्रामकता की नीति का क्या किया गया है, यहाँ पे कड़े शब्दों में निंदा की गई है, और ये कहा गया है कि इस युद्ध को बिना शर्त वापस लेने की मांग की गई है। लेकिन आप ये समझिए कि जितने भी देश हैं यहाँ पे, सबकी जो अपनी खुद की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति होती है, अपना अपना स्टैंड होता है, वो दृष्टिकोण अलग अलग तरीके से उस युद्ध को देखने का हो सकता है। आप खुद सोचिए, जो नाटो सदस्य देश हैं, जैसे इसमें अमेरिका है या ब्रिटेन है, वो निश्चित तौर पर निंदा ही करेंगे। लेकिन रशिया आज वर्तमान में जिस कंडीशन में है, जिस भूसामरिक स्थिति में अवस्थित है, जिस तरीके से लगातार नाटो कंट्री उसके ऊपर जो है प्रयास कर रहे हैं उसको, तो यूक्रेन को एक माध्यम बना लिया गया है। और नाटो निश्चित तौर पे अब अप्रासंगिक हो जाना चाहिए था पूरी तरीके से, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर खत्म हो गया, और ऐसे में नाटो का जन्म क्यों एक ऐसा सैन्य गठबंधन रहे। हमारी विदेश नीति तो इसको स्वीकारती नहीं, हम तो गठबंधनों को स्वीकारते ही नहीं है, खासकर जो सैन्य तौर पर या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से बने होते हैं। तो नाटो का कॉन्सेप्ट सामूहिक सुरक्षा पर आधारित है, और निश्चित तौर पर यह वैश्विक तनाव के लिए एक बहुत बड़ा कारक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में तो बाकायदा एक प्रपोजल ला करके इसको अप्रासंगिक करार दिया जाना चाहिए, जो कि बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पे वो सारे देश हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं। क्यों ऐसी चीज़ों को वो ख़त्म करेंगे। तो एक सामाजिक सुरक्षा पर जुड़ा हुआ ये एक संगठन वैश्विक अस्थिरता का बहुत बड़ा कारण बन चुका है। अभी तृतीय विश्व युद्ध का संकट भी मंडरा रहा है, परमाणु युद्ध का संकट भी मंडरा रहा है पूरे विश्व में। इसलिए G20 देश के सदस्य देशों ने रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को रोकने की बात कही है।
है इस बीच में, ठीक है। तो एक ये ध्यान रखिएगा। साथ ही देखो रूस यूक्रेन के साथ ही खाद्य सुरक्षा एक बड़ा मैटर बना हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी है, इन्फ्लेशन का मैटर है, मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। तो आर्थिक मंदी, बढ़ते हुए भू राजनीतिक मतभेद बढ़ रहे हैं, इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई है, ठीक है। और साथ ही कोविड के बाद जो अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई है उसके सुधार की दिशा में भी प्रयास किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद G20 के बारे में मैं बता देता हूँ। G20 का गठन हुआ था 1999 के दशक के अंत में हुआ था, जब उस समय भी पूरे वैश्विक संकट चल रहा था, उस पृष्ठभूमि में इसका किया गया था। और जब ये वैश्विक संकट 1999 के दशक में था, इसमें जो आसियान कंट्रीज हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया है, भारत तो 1991 में आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या थी। 1998 में हमने परमाणु जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद बहुत सारे बैन लगे हुए थे, तो एक अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। और दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को इसने बहुत प्रभावित किया था। उसी दौरान पे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा G20 एक गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? जो मध्यम आय वाले देश हैं उनको इसमें शामिल करना, उनकी वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, और साथ ही G20 की जो आबादी है, पूरे विश्व की लगभग 60% आबादी G20 देशों में रहती है। तो आप समझ सकते हैं इस संगठन का महत्व। और पूरी वैश्विक GDP का 80% जो है आपका जो है G20 देशों के पास है। तो वैश्विक व्यापार को का लगभग 75% वैश्विक व्यापार का भी इसमें सम्मिलित है। तो ये 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन मिल करके एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनाते हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या बनाते हैं, बहुत बड़ा जो है आपका जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उस पर इनका बहुत बड़ा जो है इसमें। तो यहाँ पे डेटा याद रखिएगा, वैश्विक GDP का 80%, दुनिया का लगभग 60% आबादी, और साथ ही वैश्विक व्यापार में 75% शामिल है। इसमें टोटल देश कौन कौन से? एक तो देखिए अर्जेंटीना है, दक्षिणी अमेरिका का देश है। अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, मेक्सिको हो गया, रूस हो गया, सऊदी अरब हो गया, दक्षिणी अफ्रीका हो गया, कोरिया गणराज्य हो गया, तुर्की हो गया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। तो 19 देश और यूरोपीय यूनियन मिलकर 20 बन जाते हैं। ये ध्यान रखिए, यूरोपीय यूनियन को एक यूनिट, एक इकोनॉमी के तौर पर हम उसे इंडिकेट करते हैं। तो ये टोटल आपके देश सम्मिलित है इसमें। G20 देशों का शिखर सम्मेलन अगले साल भारत में होगा 9 से 10 सितंबर को 2023 में। ध्यान रखिएगा 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होगा। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में होगा, लेकिन निश्चित तौर पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत की राजधानी को महत्व दिया गया है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है इसका लोगो जारी किया है, थीम जारी किया है, वेबसाइट भी जारी की है, और इस लोगो में वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है उसको दिखाया गया है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की जिस भावना को हम जीते आए हैं उसका विचार G20 के लोगो और थीम में दिखाई देता है। तो आप समझने का प्रयास करिए कि भारत की विदेश नीति पंचशील सिद्धांतों पर जुड़ी हुई है, गुटनिरपेक्षता पर जुड़ी हुई है, सामूहिक विकास पर जुड़ी हुई है, निशस्त्रीकरण पे जुड़ी हुई है, सबके विकास, सबके साथ पे जुड़ी हुई है। तो इसी विदेश नीति को हम परिलक्षित कर रहे हैं G20 के लोगो और G20 शिखर सम्मेलन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रों पे हमारा पक्ष भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये आपका G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें थी। अगले साल का G20 नई दिल्ली में होना है 9 से 10 सितंबर को, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2023 भारतवर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। पूरा विश्व का केंद्र बिंदु भारत बनने जा रहा है। एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे पास इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल है, तो निश्चित तौर पे अब ये शिखर सम्मेलन भारत में होना भारत के महत्व को दर्शाता है। हमारे आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी से लेकर के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उन सब के लिए बहुत प्रभावी भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस तरीके से आज अपनी छवि बना चुका है, हर मैटर पर भारत जिस तरीके से हर मैटर को बहुत आसानी से सुलझाने का प्रयास कर रहा है, एक मानवीय चेहरा देखा गया है भारत का हर जगह पे, उन सब के द्वारा भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आसियान में अभी आसियान का 19वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं जो अभी हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, तो वो सम्मिलित हुए थे। ये आपका जो हुआ है 19वां आसियान शिखर सम्मेलन, ये नोम पेन्ह में हुआ है। ये कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन्ह, कंबोडिया में 19वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, 1967 में बैंकॉक में, और ये भी एक तरीके से देखा जाए जब शुरुआत में बना था बैंकॉक घोषणा के द्वारा, तो ये भी सामूहिक सुरक्षा पे, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा था जहाँ पे बहुत सारी साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी। यहाँ पे डच भी थे, पुर्तगीज भी थे, फ्रांस भी थे, अंग्रेज भी थे, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के यहाँ पे जो छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे शोषण किया। यहाँ पे साम्राज्यवादी शक्ति, जापान भी काफ़ी लंबे समय तक कई देशों में आया और विश्व युद्धों में ये देश परेशान हुए, वियतनाम युद्ध चला। तो ऐसे में इन देशों ने सामूहिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहले इसको बनाया था, लेकिन कालांतर में वर्तमान में अब ये वैश्विक रणनीतिक के भागीदारी के तौर पे है। इकोनॉमी, ट्रेड को लेकर के विभिन्न पक्षों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है 10 कंट्री। तो इसमें 10 कंट्री हैं आसियान में। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र। जब से सार्क अप्रासंगिक हुआ है तो आसियान और बिम्स्टेक भारत की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़े, एक तरीके से कह सकते हैं, संजीवनी बने हैं। और भारत की स्थिरता के लिए, भारत के महत्व को व्यापक बनाने के लिए भी इन दोनों संगठनों को, भारत को साथ में लेकर के चलना होगा, और हम चल भी रहे हैं। ठीक है, एक टिस्ट पॉलिसी हमने चालू किया ना, तो अभी हमारे उपराष्ट्रपति जी सम्मिलित हुए थे इसमें, और 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में आसियान के संस्थापकों के द्वारा आसियान घोषणा या बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। टोटल 10 मेंबर हैं इसमें, सब आप जानते हैं, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, ब्रुनेई है ना, ये कई सारी कंट्रीज़ हैं, लगभग आप नाम, फिलीपींस है। ठीक है, तो भारत प्राचीन काल से ही भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच जो हमारे गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और सभ्यतागत संबंध हैं उनकी सराहना हम करते हैं, और भारत आसियान संबंधों को हम एक ईस्ट पॉलिसी के तौर पर देखते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी को बाद में अभी प्रधानमंत्री जी ने द्वारा एक ईस्ट पॉलिसी के तौर पर इसको केंद्रीय स्तंभ बनाया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत ने इस पूरे शिखर सम्मेलन में भारत और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता के प्रति अपना समर्थन दोहराया। चीन का जिस तरीके से प्रभाव बढ़ रहा है, चीन जिस तरीके से यहाँ पे एक कट्टर रवैया अपना रहा है, वैसे में भारत जो है इनके साथ अपना के आसियान की केंद्रीयता के प्रति अपना समर्थन दोहराया। साथ ही आसियान और भारत के मौजूदा जो भी हमारी राजनीतिक साझेदारी है, हम उसे व्यापक साझेदारी में बदलने जा रहे हैं। स्ट्रेटजिक जो हमारी पार्टनरशिप है उसको कम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप में बदलने जा रहे हैं, जिसके तहत भारत जो है विभिन्न गतिविधियों को जुड़ जाएगा। एक तो समुद्री गतिविधियाँ, आतंकवाद से मुकाबला, साइबर सुरक्षा, डिजिटल इकोनॉमी, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन। आपको पता है कि अब धीरे धीरे जिस तरीके की कंडीशंस बन रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक नई प्रकार की अर्थव्यवस्था का उभार आ चुका है, वैश्वीकरण ने नया रूप ले रखा है, पूंजीवाद भी अपने आप में लगातार एक नए प्रकार से उभर रहा है, साइबर चुनौतियां हो रही हैं, डिजिटल वर्ल्ड का जन्म हो रहा है। तो ऐसे में हमें जरूरी है कि हमारी जो सीमाएं हैं वो तो सुरक्षित ही रहें, लेकिन साथ साथ अब स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के साथ साथ कम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप से हम विभिन्न समस्याओं से साथ में मिलकर लड़ पाएंगे। तो ये इसको लेकर के भी प्रतिबद्धता दोहराई गई है, एक संयुक्त बयान जारी हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही भारत की व्यापक रणनीति की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो विभिन्न क्षेत्रों में आसियान भारत सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। ये ध्यान रखना है, बेसिक चीजें हैं। हर एक कंट्री जब भी कोई भी हमारे राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ पे रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में जो वर्तमान जरूरतें हैं, आज डिफेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखते हैं भारत में इंटरनल सिक्योरिटी कितनी चैलेंजिंग है, या फिर हमारा जो सीमा प्रबंधन है वो भी बड़ा चैलेंजिंग है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मोटिव है भारत के प्रति, और अपनी कंट्री को तबाह कर लिया, अपने नागरिकों को तबाह कर लिया। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम भारतवर्ष को बेहतर बनाने की दिशा में इन सभी देशों के साथ मिलकर के एक व्यापक कार्य करें, व्यापक एक रणनीतिक तौर पे जुड़ करके अपने आप को मजबूत बनाए, सशक्त बनाए। इस दिशा में भारत को प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये आसियान के साथ हमारे संबंध हो गए। अब बात करते हैं हम लोग जो है कुछ फैक्चुअल डेटा भी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी। स्वच्छ सर्वेक्षण आ चुका है 2022 का, और आपको स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर के आपको पता है कि भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान जो है प्रारंभ किया गया था, और इस स्वच्छ भारत अभियान में
ये उद्देश्य था कि खुले में शौच जाना और साथ में जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात है, ये सारी चीज़ों को लेकर के शौचालय निर्माण और भारत की स्वच्छता को लेकर ध्यान दिया गया था। उसको लेकर 2019 में 5 वर्षों में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पे ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन शहरी क्षेत्रों में एक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, है ना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया गया। इसका 7वां संस्करण अभी आया है आपका, ठीक है, 7वां संस्करण आया है और इसमें बहुत सारा डेटा है। निश्चित तौर पर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट आए थे, 7वें संस्करण के परिणाम आए थे। इसकी घोषणा हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी और विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है ये, स्वच्छ सर्वेक्षण है। जारीकर्ता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय है। इसमें जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया गया था। 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहर, 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहर, 1 लाख से नीचे की आबादी वाले शहर, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में रैंकिंग प्रदान की गई। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आपका फिर से इंदौर 6वीं बार पहली रैंक पे रहा, ठीक है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है इंदौर की, अपने आप को मेंटेन करके, और ये क्रेडिट जाता है इंदौर के लोगों का, वहाँ के नागरिकों का, और वहाँ पे जो संस्थाएं हैं, नगर निगम है, जो वहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन सब को जाता है, साझा सहयोग को जाता है। और यही होता है, देखो हमारे देश में हर एक शहर बहुत स्वच्छ बन जाए, क्योंकि यदि हमें महत्व पता चल जाए कि स्वच्छता से हमारा संपूर्ण विकास होगा, है ना। लोग जाते हैं घर के अंदर तो हम स्वच्छता रखेंगे, लेकिन बाहर की गली को लेकर के, पार्कों को लेकर के, या फिर जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र हैं उन सब पे हम बड़े ही कैजुअल हो जाते हैं। हमें लगता है अच्छा कूड़ा पड़ा है तो है, मैं भी थोड़ा डाल देता हूँ तो क्या दिक्कत है। यदि हम अपने ज़मीन के नीचे का, अपने पैरों के नीचे का थोड़ा थोड़ा कूड़ा भी उठाने लग जाए ना, तो आप सोचिए पूरा भारत साफ हो जाए। इतनी आबादी है, यदि हम अपने पैरों के नीचे का, जहाँ पे हम खड़े हैं, उतना ही कूड़ा आपने साफ कर लिया तो समझिए देश स्वच्छ हो जाएगा। तो ये एक दृष्टिकोण की बात है और इंदौर के लोगों ने पूरे भारत को दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे लगातार 7 स्टार रैंकिंग मिली है इसको। एकमात्र भारत का जो है शहर है ये जिसको 7 स्टार रैंकिंग है, बाकी को 5 स्टार है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर की यहाँ पे स्वच्छता, और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और बेहतर बनने की दिशा में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय है और बहुत ज़्यादा पूरे देश को जो है इस पे इंदौर को कांग्रेट्स करना चाहिए, सीखना चाहिए, और इंदौर के लोगों को जो है धन्यवाद करना चाहिए, ताकि जिस तरीके की उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में एक मुहिम चलाई है, ये अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको प्रमोट करना चाहिए। ये भारत सरकार का काम होना चाहिए, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण रैंकिंग जारी की गई है। ये 7वां संस्करण था, जैसे मैंने आपको बताया। राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या आबादी पर शीर्ष 5 स्वच्छ शहर में बताऊंगा। 5 शहर जो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले हैं। नंबर 1 में आपका इंदौर था, 6वीं बार आपका लगातार रहा है। पहले वाले मैसूर था नंबर 1, लेकिन अब मैसूर आपका काफ़ी पीछे हो गया है। दूसरे नंबर पर सूरत है, ठीक है, सूरत है। नवी मुंबई है इसके बाद, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। इसके बाद विशाखापट्टनम है चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के हैं दोनों। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, पहले नंबर पे इंदौर है, इंदौर के बाद सूरत है, फिर नवी मुंबई है, विशाखापट्टनम है, विजयवाड़ा है, ठीक है। इसके बाद 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में, अभी 1 से 10 लाख वाला बाद में देखेंगे, पहले 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में एक जगह है पंचगनी, ये शहर है पंचगनी शहर, है महाराष्ट्र में, इसको प्रथम स्थान मिला है, ठीक है, प्रथम स्थान इसको मिला है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पंचगनी 1 लाख से कम जनसंख्या में। इसके बाद देखिए एक डेटा ये भी है, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को पुरस्कार मिला है, ठीक है। 100 से ज़्यादा शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे ज़्यादा स्वच्छ राज्य आपका एमपी है, दूसरे नंबर पे। और सबसे लास्ट कौन है इसमें, 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर जो है वो त्रिपुरा है। तो 100 से अधिक शहरी निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश है, और 100 से कम स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य आपका त्रिपुरा है, ध्यान रखनी है। इसके बाद फास्टेस्ट मूवर सिटी, मतलब जो सबसे तेजी से बदल रहा है अपने आप को, इसका अवार्ड गया है शिवमोगा को, ये कर्नाटक का है, शिवमोगा को गया है। हरिद्वार जो आपका है, हरिद्वार
को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। गंगा के किनारे जो शहर है इनका भी डेटा दिया गया, तो हरिद्वार नंबर 1 है इसमें। इसके बाद महाराष्ट्र के देवलाली छावनी बोर्ड है ना, एक जो कैंटोनमेंट एरिया होते हैं, छावनी बोर्ड होते हैं, उसमें से महाराष्ट्र की देवलाली छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है। कैंट एरिया जो है सबसे स्वच्छ है आपका देवलाली छावनी बोर्ड, ये भी ध्यान रखिएगा। इस बार के सर्वेक्षण में 4355 शहरों ने भाग लिया था। 7 स्टार के तहत केवल इंदौर को चुना गया है, मतलब 3 कैटेगरी बनाई गई है, 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार। तो 7 स्टार में केवल एक ही शहर है आपका इंदौर। इसके बाद सूरत हो गया, भोपाल, मैसूर और नवी मुंबई, विशाखापट्टनम में 5 स्टार रेटिंग इनको मिले हैं। इसके अलावा ये तो स्वच्छ सर्वेक्षण आपका शहरी था, ठीक है, शहर जो थे। ऐसे ही स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत बड़े राज्यों में पहला पुरस्कार तेलंगाना को मिला है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में पहला पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ है और शहरी में मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है राज्यों में, ध्यान रखिएगा। दूसरा स्थान हरियाणा को है, तीसरा स्थान तमिलनाडु को है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में, ठीक है। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर दिया गया है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, इसको भी स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत ही रखा गया था, तो इसमें तिरुपति सर्वश्रेष्ठ शहर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सबसे निचला स्थान मदुरई को प्राप्त हुआ है, ठीक है, सबसे निचला स्थान किसको मिला है? मदुरई को। इसके अलावा यूपी के शहरों की बात करें तो गाजियाबाद का 12वां रैंक है, ठीक है, सबसे, फिर इसके बाद मेरठ का है, फिर बाकी पूरी लिस्ट है, प्रयागराज है, वो सब है। तो गाजियाबाद हमारा धीरे धीरे स्वच्छ हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे कुछ एजेंसियां हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जिस कारण से गाजियाबाद अस्वच्छ हो गया है। तो जरूरी है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद नगर निगम थोड़ा सा और बेहतर काम करें। और गाजियाबाद के लोग, हमने भी यहाँ पे गाजियाबाद में जो है स्वच्छता की एक मुहिम चलाई थी, जिसमें से मैंने कई सारे पार्कों में काम करवाया, पार्कों को स्वच्छ करने का हमने प्रयास किया। आपने वीडियोस देखे होंगे, हमने प्लास्टिक मुक्त भारत पे काम किया था, जिसमें से प्लास्टिक मुक्त पार्क है ना, पार्कों में जा करके प्लास्टिक उसको लेकर, कम से कम आज़ाद फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आपको कई वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें लगातार मुहिम हम लगातार चला भी रहे हैं, लगातार कंटिन्यूअस वो मुहिम चल रही है। लेकिन स्थिति बहुत ख़राब हो गई पार्कों में। जो पार्क है यहाँ पे संस्थाओं को, स्थानीय संस्थाओं को, उनमें स्वच्छता का स्तर बहुत ख़राब हो गया है। लोगों की भी गलती है, लोग भी आकर के वहाँ पे पन्नियाँ, पॉलीथीन क्या क्या यूज करते हैं। और दूसरा, स्वच्छता के लिए सरकार को भी आगे कदम उठाना चाहिए। तो हमारे गाजियाबाद को स्वच्छता की दिशा में और आगे बढ़ाएं, इन एजेंसियों से मेरा आग्रह है ना। और 12वीं रैंक से वो गाजियाबाद को मैं तो कहता हूँ पहले रैंक पे है, बट इंदौर से कम्पीट करना अपने आप में बहुत कठिन काम है। उतने स्तर का लोगों को और गवर्नमेंट को, दोनों को सजग होना पड़ेगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का ये गाजियाबाद जो है 12th शहर है। बाकी आप लोग की अपनी अपनी सिटी है, आप लोग भी वहाँ पे स्वच्छता को लेकर के निश्चित तौर पे काम करिए, खुद भी काम करिए। बाकी अभी तो स्टूडेंट हैं, आप खूब मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और खुद अपने हिस्से की सफाई तो ज़रूर करिए, बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी मैंने बताई। 10 लाख से ऊपर में इंदौर हो गया, 1 लाख से ऊपर में आपका पंचगनी हो गया। अब 1 से 10 लाख की आबादी पर 5 शीर्ष शहर है। तिरुपति नंबर 1 है, फिर मैसूर है, फिर नई दिल्ली है, फिर अंबिकापुर है, फिर नोएडा है। फिर से देखिएगा, 10 लाख से ऊपर आबादी में इंदौर नंबर 1, दूसरे नंबर पे सूरत था आपका, ठीक है, फिर नवी मुंबई था, फिर विशाखापट्टनम, फिर विजयवाड़ा। 1 से 10 लाख की आबादी पर आपके तिरुपति, मैसूर, नई दिल्ली, अंबिकापुर और नोएडा, ठीक है। अंबिकापुर ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसके बाद 1 लाख से जो कम आबादी वाले हैं, इसमें आपका है पंचगनी महाराष्ट्र में। तो ये आपका ध्यान रखना है स्वच्छ सर्वेक्षण का 2022 का जो डेटा है। इसके बाद ही राष्ट्रपति जी ने जल जीवन मिशन है ना, इसको लेकर के, जल जीवन मिशन को लेकर मूल्यांकन के तौर पे पुरस्कार दिए हैं, ठीक है। आपको पता है हर घर जल योजना चल रही है, तो पुरस्कार में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एक मध्य प्रदेश का जिला है जिसका नाम है बुरहानपुर, ये याद कर लो, रट लो, आएगा क्वेश्चन। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का, देश का पहला जिला है जिसने हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है, कि बुरहानपुर में हर घर में नल के द्वारा जल पहुंचाया जा रहा है। तो हर घर जल प्रमाणित जिला बना है आपका बुरहानपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा 60% से अधिक को नल से जल प्रदान करने वाली श्रेणी में पुदुचेरी और गोवा आते हैं, 2 ये हैं। और 60% से कम को नल से जल प्रदान करने वाली श्रेणी में तमिलनाडु है, मेघालय है,
ये आपके ध्यान रखना है। 60% से अधिक में आपके पुदुचेरी और गोवा, 60% से कम में आपके तमिलनाडु और मेघालय, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश की राजधानी और सेंट्रल विस्टा, इसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में बहुत सारे काम किए गए हैं। 2020 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया था नया संसद भवन बन रहा है, आपने सुना होगा, और ज़रूरी भी है। आने वाले समय में देश के जिस तरीके की जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले समय में संसद और राज्यसभा की सीटों का भी बंटवारा होगा और फिर से ये नए तरीके से संख्या बढ़ेगी। तो ऐसे में पार्लियामेंट हमारे देश की शान है, पहचान है, और ये देश के लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ पे जनता की नीतियाँ बनती हैं, लोगों के लिए कार्य होता है। तो निश्चित तौर पे इसके रिस्ट्रक्चर को बदला जा रहा है और साथ में इसमें एक तरीके से राष्ट्रीय तत्वों को समावेश किया जा रहा है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में हम जानेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में इंडिया गेट के सामने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया है। 8 सितंबर 2022 को यह उद्घाटन हुआ है। इसमें राजपथ की जगह पे कर्तव्य पथ, देखिए नाम का बहुत फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान जरूर दे रहे हैं। आप देखेंगे राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो ये पूरा का पूरा जो पथ बना हुआ है, इसको राजपथ बोला जाता था, यही सेंट्रल विस्टा था, है ना। तो इसी के चारों तरफ, मतलब इसी के दोनों तरफ काफ़ी सारे डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं। सेंट्रल विस्टा के किनारे वहीं पे ही संसद भवन भी पास में ही बन रहा है, उसी पे ही है। जो नया पुराना संसद भवन है उसी के जस्ट बगल में ही वो बन रहा है। तो पहले तो राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ किया गया, और डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए, ठीक है। तो राजपथ की जगह इसका कर्तव्य पथ नाम दिया गया है। और इंडिया गेट में अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा व्यक्तित्व है, ये समझिए जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ, है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो देश की आज़ादी के लिए किया, वैसे बहुत सारे लीडर्स ने किया, गांधी ने किया, सरदार पटेल जी ने किया, या फिर भगत सिंह जी ने किया, सभी ने किया इस देश के लिए। पर नेताजी ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने इतनी जल्दबाजी थी कि देश जितना जल्दी आज़ाद होता है, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज भी बनाई और विश्व के बहुत सारे देशों से उन्होंने हेल्प भी ली। लेकिन वो ये समझते कितने विजनरी लीडर थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जा करके एक पैरेलल गवर्नमेंट क्रिएट कर लें, है ना। तो मतलब नेताजी की यहाँ पे मूर्ति प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। एक तो ये सेंट्रल विस्टा में, और जो नेताजी को सम्मान मिलना चाहिए था इस देश में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे अब जाकर के गवर्नमेंट उस पर प्राथमिकता दे रही है। जो सरदार पटेल जी को सम्मान मिलना चाहिए था, अब जाके उन चीज़ों पे प्राथमिकता दी जा रही है। उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए था जो बाकी अन्य नेताओं को मिला। जो भगत सिंह को सम्मान मिलना चाहिए, वो सभी लोगों ने देश के लिए सब कुछ किया है। आज एक स्वतंत्र भारत में हम लोग जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं के ही समर्पण और उन्हीं के त्याग और बलिदान से देश में आज आज़ादी का बिगुल फूका गया और देश आज 75 वर्षों की जर्नी जी चुका है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण, दो काम हुए, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया है और सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण। पूछा जा सकता है किसकी प्रतिमा है? सुभाष चंद्र बोस जी की, ठीक है। यहाँ पे पहले जॉर्ज पंचम की प्रतिमा होती थी, है ना, लेकिन अब यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनावरण हो गया। इन दोनों का निर्माण कार्य से सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है, उसी डेवलपमेंट में काम हो रहा है। अभी आपने पता होगा प्रधानमंत्री जी ने ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपका 10 दिसंबर 2020 को इसकी घोषणा की थी, और आपको पता होगा जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन की छत पर एक अशोक का, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ना, अशोक स्तंभ, उसका भी अनावरण किया था। बड़ा विवाद में आ गया था, उसका शेरों के मुंह जो है खुले थे, तो बड़ा डिस्कशन का मैटर बन गया था, ठीक है। तो 10 दिसंबर 2020 को जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ का भी अनावरण किया था। तो राजपथ कर्तव्य पथ बन गया और ये आपका वहाँ पे अशोक स्तंभ का अनावरण हो गया, सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा हो गई। अभी ये लगातार बन रहा है। तो सेंट्रल विस्टा आपका नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर के लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। वही जो राजपथ जिसे हम कहते हैं, लगभग 13,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का ये पहला हिस्सा है। और बंगाल विभाजन जब हुआ था, आपको पता है 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, तो बंगाल में बड़े स्तर पे विरोध प्रारंभ हो गया था। पहले देश की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, उस समय पे अंग्रेजों के द्वारा उसको केंद्र बना रखा गया था। लेकिन जब बंगाल में राष्ट्रवाद का पुट मुखर हुआ और राष्ट्रवाद में बंगाल में एक विरोध पैदा चालू हुए, तो दिसंबर 1911 एडी में वहाँ पे ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी, दिसंबर 1911 में। ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसी दौरान दिल्ली में महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई
बनवाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर एडविन लुटियंस को दी गई थी। 2 पर्सन थे, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों के द्वारा ही, तभी इसको लुटियंस डेली बोला जाता है ना, आप लोगों को ये नाम से परिचित होंगे। तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को दी गई थी। दोनों ने सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया था और ये प्रोजेक्ट वाशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के सांस एंजिले से प्रेरित थे। मतलब वहाँ से पूरा प्रोजेक्ट को इन्होंने, वहाँ पे जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और साथ में फ्रांस का जो है, ये भी पूछ ध्यान रखिएगा, सांस एंजिले है ना, वहाँ से इनसे यहाँ से प्रेरित थे। और ये मतलब प्रोजेक्ट आपका नेशनल बिल्डिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, देश राष्ट्र निर्माण को लेकर नेशनल बिल्डिंग प्रोग्राम है। तो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच में जो है पूरा का पूरा 3.2 किलोमीटर का मार्ग है, इसी सड़क को हम सेंट्रल विस्टा कहते हैं। किंग्सवे के नाम से बनी थी ये पहले शुरुआत में, और 1955 में इसका नाम बदल के राजपथ कर दिया गया था और 2022 में इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, अब इसका नाम 7 सितंबर 2022 में बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देश के नेशनल बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी नया संसद भवन अगले 1 साल बाद शायद उसका उद्घाटन 2024 तक हो जाए। टाटा को ये पूरा प्रोजेक्ट दिया गया है, तो टाटा इस पे काम कर रहा है, कोई सब्सिडरी वो भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते। कुछ मैं फैक्चुअल डेटा थोड़ा सा फास्ट लूँगा। ठीक है, तथ्यात्मक जानकारी यहाँ पे मैंने बहुत सारी इकट्ठा की है। उससे पहले 1-2 और मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, फिर फैक्ट देखेंगे। रैपिड बहुत सारे आपके दिमाग में डेटा आते जाएंगे, तो घबराना नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। इसके बाद नीति आयोग के द्वारा अगस्त 2022 में जारी जून 2022 की रैंकिंग में 112 आकांक्षी जिलों को घोषित किया गया, जिसमें से हरिद्वार जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो आकांक्षी जिला जो आपका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत ये नीति आयोग के द्वारा पूरा का पूरा ये चलाया जाता है और ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो अगस्त 2022 में रैंकिंग जारी की गई है आपकी, और इस रैंकिंग के तहत हरिद्वार को आकांक्षी जिला, भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला इसको मिला है। ठीक है, तो इसके अल्टीमेट क्या है, जो है 2018 में ये शुरू किया गया था कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो ऐसे ज़िले हैं जिन जिलों में सामाजिक आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से हो सकता है, एक मॉडल के तौर पे उभर सकता है, उनको क्या करना, चुनना, उनको पहचानना। ठीक है, तो हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा 2022 में। सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला 2018 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई जगहों पे बहुत सारी जो है रैलियां की गई हैं। जैसे अभी गुजरात में चुनाव, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, तो चुनाव के समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी गुजरात में बहुत सारे उद्घाटन हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में केवड़िया, ये एकता नगर के नाम से भी इसको जाना जाता है, केवड़िया एक जगह है, भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया का उद्घाटन किया। एक उद्यान है आपका भूल भुलैया उद्यान, उसका उद्घाटन किया है यहाँ पे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान मतलब बाग का उद्घाटन किया है, और साथ ही मियावाकी वन, अब इसके बारे में थोड़ा समझेंगे हम, मियावाकी क्या होता है। मियावाकी वन का भी उद्घाटन किया है। मियावाकी एक जापानी तकनीकी है, ठीक है, जापानी पद्धति है। अब देखिए मियावाकी में होता क्या है, 3 प्रकार के पौधों को चुना जाता है जिनकी हाइट अलग अलग हो, मतलब उनकी ऊंचाई एक जैसी नहीं होनी चाहिए। और मियावाकी पद्धति से बड़े स्तर पे यहाँ पे गाजियाबाद में भी नगर निगम काम कर रहा है। मियावाकी से वनों को बनाना, मतलब बड़े स्तर पे जो है, जो कोई बंजर ज़मीन है जहाँ पे अनुपजाऊ है उसको जंगल में तब्दील कर देना, उस दिशा में काम किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोगों के एग्जाम में आएगा IAS PCS में, और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए भी ध्यान रखना है इसको। तो केवड़िया में भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया है जो मियावाकी वन है एक तरीके से, और जापानी तकनीकी है ये। इसमें 3 पौधों को मतलब 1 वर्ग मीटर के हिसाब से रोपे जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। और पहले इनमें गड्ढा किया जाता है, फिर खाद की परत बिछाई जाती है, फिर मिट्टी की परत बिछाई जाती है। 3 पौधों को थोड़ी थोड़ी दूर पर रोपा जाता है। इन पौधों को नियमित रूप से 1 वर्ष तक संधारित किया जाता है, और पौधों की बढ़त तीव्र गति से होने पर बांस का सहारा दिया जाता है। 3 प्रकार के पौधे होते हैं जिनकी ऊंचाई और पेड़ अलग अलग होते हैं। इस हिसाब से बहुत तेज़ी से वहाँ पे वनों का विकास हो जाता है। तो मियावाकी पद्धति देश में हमारे वनावरण और वृक्षावरण को बढ़ाने का प्रयास करेगी, इस
दिशा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्धति के तौर पे है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं कुछ फास्ट बहुत सारे वो लूँगा, रैपिड फायर होंगे आपके ध्यान से सुनते जाना है, मुझे बस ध्यान से सुनना है आपको। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है, ठीक है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में, ठीक है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत जो है आपकी की गई है जयपुर में। आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित लोक अदालत है ना। लोक अदालत में मतलब कि मामले जो हैं दोनों पक्षों को सामने बैठा करके सॉल्व किए जाते हैं, इसकी अपील भी नहीं हो सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पहली जो है लोक अदालत जयपुर में बनाई गई है। इसके बाद खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। केरल के द्वारा खुद का इंटरनेट, स्वयं का इंटरनेट जो है, जैसे प्राइवेट बहुत सारी कंपनियों को इंटरनेट आप यूज करते हैं, वैसे ही केरल राज्य ने भी अपना खुद का इंटरनेट स्टार्ट किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है ये, है ना। आने वाले समय में डेटा की बहुत बड़ी चीज़ है और कोई स्टेट ऐसा कर रहा है तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में पड़ता है, न्यावा सेवा भी बोलते हैं इसको। इसके बाद है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत गांधीनगर में हुई है। भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज, गिफ्ट सिटी भी आपका गुजरात में है, और पहला बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत भी गांधीनगर में की गई है। नेक्स्ट है भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण मुंबई में किया गया है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण मुंबई में किया गया है। फैक्चुअल है, ध्यान से समझते जाना है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन पुणे में किया गया। हाइड्रोजन अब आपको पता है कि एक अल्टरनेटिव जो है ईंधन के तौर पे इसको लिया जा रहा है, तो हाइड्रोजन ईंधन बैटरी के तौर पे बस चालू की गई है और ये पुणे में आपका किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण जो है बंगलुरु में किया गया है। पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण बंगलुरु में किया गया है। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन भुज में किया गया, गुजरात में। पहली भूकंप जो आपका पहला भूकंप स्मारक है, इसका उद्घाटन भुज में किया गया, गुजरात में। ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि भुज में 2001 में बहुत बड़ा भयानक भूकंप आया था और ये बड़ा सेंसिटिव जोन है, तो भुज में गुजरात में उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषा, मतलब हर जिले में जितने भी उत्तराखंड के जिले हैं वहाँ पर एक गांव संस्कृत भाषा का बनाया जाएगा। तो उत्तराखंड ने एक संस्कृत भाषा का गांव विकसित करने की घोषणा की, ये भी ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने संस्कृत भाषा के लिए एक गांव बनाने की घोषणा की है प्रत्येक जिले में, तो उत्तराखंड ने, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का नाम रोशनी रखा गया है, ठीक है। तो एक लालटेन बनाई गई है जो कि लवणीय पानी से जलती है, जो कि समुद्री जल का उपयोग, तो एक ऊर्जा के तौर पे लालटेन बनाई गई, रोशनी नाम रखा गया इसका। देखिए गुजरात ने भारत का सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। देखिए सेमीकंडक्टर को लेकर के जो मोनोपोली है वर्ल्ड लेवल में, वो ताइवान के पास है या चीन के पास है, अमेरिका के पास है, ये सब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के तौर पे है। आसियान कंट्रीज हैं, यहाँ पे भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। तो सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक गुड्स हो, सब में, क्योंकि एक तरीके से ब्रेन का काम करता है, ठीक है। ये एक तरीके से कंट्रोल करता है यूनिट्स को। अभी हाल ही में आपको पता होगा कोविड के बाद सेमीकंडक्टर की मतलब मारामारी हो गई बहुत बड़े स्तर पे। भारत में भी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो प्रभावित हुआ, चीज़ें डिले होने लग गई, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसे में अब भारत भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहता है। तो अभी गुजरात पहला राज्य बना है जो सेमीकंडक्टर को हम खुद उत्पादन करना चाहते हैं। इसको लेकर अभी सेमीकॉन इंडिया का भी प्रोजेक्ट चालू किया गया है, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप और इन चीज़ों को लेकर भारत सरकार प्रयास कर रही है। तो सेमीकंडक्टर जो है इसकी नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यदि इसका उत्पादन करने लग जाएंगे तो आने वाले समय पे जो भारत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, वास्तविक तौर पे, वास्तविक धरातल पे हम इसे ले जाएंगे। अभी विश्व का लगभग 60% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर ताइवान बनाता है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बंगलुरु शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। तो पहला ये मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, आपका मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक बनाया गया है। इसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, एक ये 12वां महारत्न कंपनी बन चुकी है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। इसको हम रीजनल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन यानी कि REC बोलते हैं। ये
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी बन गई है। टोटल 12 आपके महारत्न हो चुके हैं, अब आपके ध्यान रखना है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पूरी तरीके से 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा बना है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एक आपका राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया बनाया गया है, जो कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद पुल्लमपारा पंचायत ये केरल की है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। पुल्लमपारा पंचायत केरल की भारत की क्या बन गई है, ये भारत की पूरी तरीके से डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत बन गई है। पुल्लमपारा पंचायत भारत की पहली डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत बन गई है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, केरल की पंचायत है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में MBBS का कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है, ठीक है। अभी भारत में बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो कि केवल और केवल एक ही भाषा में, इंग्लिश में, अब उसको हिंदी में भी लेकर के आया जा रहा है। तो MBBS हिंदी में मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं। सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ आए हैं, महाराष्ट्र राज्य में, वर्ष 2021-22 में, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु। ये विदेशी पर्यटक, दो तरीके का पर्यटन है, विदेशी और दूसरा घरेलू पर्यटन। घरेलू मतलब देश के ही लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु पे। और इसके बाद जो है वर्ष 2021-22 में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा विदेशी घरेलू पर्यटक आए हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से ये दोनों राज्यों ने बेहतर काम किया है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आकर्षण भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक आए हैं तमिलनाडु में। इसके बाद है दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, घरेलू पर्यटन में दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। पहले नंबर पे विदेशी पर्यटन में मध्य महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, घरेलू पर्यटन में नंबर 1 तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश हमारा, ठीक है। इसके बाद अगला एक कार्यक्रम है आपका जिसका नाम है, एक पर्सन है जिनका नाम है जानवी डोंगती। एक पर्सन है जानवी डांगेती, ये नासा में अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नाम क्या है इनका, जानवी डांगेटी। जानवी डांगेटी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम वरुण रखा गया है। पहला ड्रोन बनाया गया है जो कि मानव यात्रियों को ले जा सकता है, इसका नाम वरुण रखा गया है। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, संगरूरू में। संगरूरू आपका पंजाब में पड़ता है। यहाँ पे सबसे बड़ा आपका संपीड़ित बायोगैस का आपका एक वो बनाया जा रहा है, प्लांट बनाया जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जूता और चमड़ा उत्पादन नीति जारी करने वाला, लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है, ठीक है। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 में इसने लॉन्च किया है तमिलनाडु ने, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल टिंकरिंग लैब जो है ये जम्मू कश्मीर में नीति आयोग के सहयोग से बनाई गई है। ये जितने भी डेटा हैं एक बार इनको फिर से सुन लीजिए, पीछे प्लेबैक में वापस जाइए और सुनिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर्स में कुछ पक्ष हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लेकर के चलते हैं। देखिए 1 जनवरी 2023 को यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरो जोन का 20वां सदस्य देश आपका क्रोएशिया बना है, ठीक है। आपको पता है जो यूरोपीय यूनियन है वहाँ पे एक साझा मुद्रा है, तो यूरो मुद्रा को अपनाने वाला यूरो जोन का 20वां सदस्य देश क्रोएशिया बन गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 1 जनवरी 2023 से उसका लागू हो जाएगा, अपना लेगा इसको पूरी तरीके से। इसके बाद टोगो राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां राष्ट्र बना है। टोंगो जो है राष्ट्रमंडल देशों का समूह, कॉमनवेल्थ कंट्रीज का समूह है, उसमें टोंगो भी सम्मिलित हो चुका है और 56वां सदस्य राष्ट्र बन गया है। 55वां गैबोन था, इससे पहले गैबोन सम्मिलित हुआ था, ठीक है। तो टोंगो राष्ट्रमंडल राष्ट्र का मतलब, राष्ट्रमंडल राष्ट्र मतलब जहाँ पे ब्रिटेन ने औपनिवेशिक शासन किया, हम भी जो है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। इसके गेम भी होते रहते हैं। यहाँ पे जो लीडर होता है वो महारानी या महाराजा, जो भी वहाँ का राजा होता है वही इसको लीड करता है। इसके बाद जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का
का पहला यात्री ट्रेन लॉन्च की गई है, पहली ट्रेन बनाई गई है। तो हाइड्रोजन ईंधन को लेकर के अभी देश में, हमारे देश में भी उत्पादन प्लांट लगाए जा रहे हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी के तौर पे इसको बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ बसें लॉन्च हो रही हैं। वैसे ही जर्मनी के द्वारा पहली ट्रेन लॉन्च हुई है जो हाइड्रोजन से चलेगी। नेक्स्ट, भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक अभी बन गया है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी बन गया है। सबसे बड़े उत्पादक हैं विश्व के हम, और सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं चीनी के, शुगर के, ठीक है। इसके बाद वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। वाराणसी को कल्चरल कैपिटल बनाई गई, सांस्कृतिक राजधानी और या पर्यटक राजधानी के तौर पे नामित किया गया, चिन्हित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाया जा रहा है। दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला क्या बनाया जा रहा है? तैरता हुआ शहर। यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस के माध्यम से मेघालय के खासी हिल्स स्थित मैमलुक गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत के तौर पे मान्यता प्रदान की गई है। तो यूनेस्को ने क्या किया है, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको कि यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को की एक संस्था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस ने मेघालय के खासी हिल्स में एक गुफा है जिसका नाम है मैमलुक गुफा। मैमलुक गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल, पहला भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के तौर पे इसको घोषित की है, मान्यता प्रदान की है। ऋषि सुनक के बारे में आपको पता है ना। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले लिज ट्रस थी, लिज ट्रस का इस्तीफा जब हुआ उसके बाद ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऋषि पहले ऐसे भारतवंशी थे जो यूके सरकार के सबसे बड़े पद संभालेंगे, ठीक है। जो आपका ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पे पहले भारतवंशी हैं जो इतना बड़ा पद संभाल रहे हैं। ऋषि ने जो है टोरी लीडरशिप में चुनाव हुआ था, उसमें पेनी मोरडांट थे, उनको पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने उनको अपना नेता चुन लिया था और 42 वर्षीय हैं और पहले वित्त मंत्री के पद पे थे। यूरोप में ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, है ना। 200 वर्षों के इतिहास में सबसे युवा हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 42 वर्षीय हैं, पहले वित्त मंत्री के पद पे थे। और सुनक जो है 2 महीने से भी कम समय में ब्रिटेन के तीसरे प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अभी क्योंकि ब्रिटेन में स्थिति कोविड के बाद से बहुत ख़राब हो गई, वहाँ पे महंगाई की स्थिति बहुत बुरी है ना। अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से डाउन हो रही है वहाँ की, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे और जा रहे हैं। तो इस दिशा में अब उनके पास मतलब एक बड़ा मौका है। कंजर्वेटिव पार्टी की अध्यक्षता की दौड़ में वो जुड़ भी गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं ब्रिटेन की। और ध्यान रखना है कि ये सबसे कम उम्र के युवा प्रधानमंत्री हैं, भारतीय मूल के हैं, भारतवंशी हैं, ठीक है। भारत में नारायण मूर्ति जी के बारे में आप जानते होंगे, जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, जो उन फाउंडर हैं, उनके ये दामाद हैं, ठीक है, नारायण मूर्ति जी के। तो भारत के लिए बड़ी प्राउड की बात है। नेक्स्ट, आगामी कुछ सम्मेलन होने हैं और आगामी कुछ जो है आपके बैठकें होनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का इंडोनेशिया में हो चुका है, ठीक है, ख़त्म ये बात। और 16वां जो हुआ था रोम में हुआ था। 18वां अब आपका भारत में होगा 2023 में। तो ये वाला इस साल वाला इंडोनेशिया में था, इसके पहले रोम इटली में था, और ये अब अगला जो होगा भारत में होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी G20 की। टोटल देश इसमें जो है 19 देश हैं और यूरोपीय यूनियन है। और 18वां G20 शिखर सम्मेलन आपका भारत में होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राज़ील में होगा, ठीक है। तो 18वां भारत में, 19वां ब्राज़ील में, 17वां इंडोनेशिया में, 16वां रोम इटली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ये आपका होना है मिस्र में, शर्म अल शेख मिस्र में होगा। इसके पहले ग्लासगो में हुआ था आपका यूके में COP20। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का ये जो आपका यूनेप सम्मेलन होता है खासकर जलवायु परिवर्तन की दिशा में, तो ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आपका ध्यान रखिएगा। COP27 कहाँ होना है? शर्म अल शेख मिस्र में। इसके पहले वाला ग्लासगो यूके में हुआ था। और COP28 जो है आपका ये होगा आपका संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये आपका होगा संयुक्त अरब अमीरात में, COP28 ध्यान रखिएगा। इसके बाद
सीओपी की पहली बैठक आपको पता 1995 में हुई थी, जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित की गई थी, है ना। तो ये आपका सीओपी के बारे में हो गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसके बाद 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन, 23वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में होगा। G20 भी भारत में होना है 2023 का, और वो 18वां G20 है, और ये 23वां एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन का जो होना है ये भी भारत में 2023 में होने जा रहा है, ठीक है। तो 2022 भारत का केंद्र बिंदु बन रहा है पूरे विश्व का। इसके बाद 22वां जो आपका एससीओ हुआ था अभी समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था इस साल का, ठीक है, और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। कुल टोटल 9 देश हैं इसमें, और मुख्यालय बीजिंग है इसका, ठीक है। मुख्यालय चाइना भी है ना, पाकिस्तान भी इसका भी सदस्य बना था, ईरान भी अभी इसका सदस्य के तौर पे नामित हो चुका है। इसके बाद 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में होगा, 48वां अभी हुआ था जर्मनी में हुआ था, और 50वां G7 शिखर सम्मेलन आपका ये इटली में होगा। कहाँ पे होगा? इटली में। तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में होगा, 48वां G7 आपका जर्मनी में होगा, और 50वां G7 शिखर सम्मेलन आपका इटली में होगा। टोटल G7 में सदस्य देश आपके 7 हैं, पूरी विकसित अर्थव्यवस्थाएं इसमें, और पहले 8 होते थे, रसिया को क्रीमिया 2014 में हटा दिया गया था क्रीमिया मैटर में, है ना। तो ये आपको G7 के बारे में जानकारी हो गई। इसके बाद 40वां व 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 2022 का कंबोडिया में होना है, ठीक है। इस साल का 40वां 41वां शिखर सम्मेलन 2022 कंबोडिया में। इसके बाद आपका 38वां और 39वां ब्रुनेई में, 38वां और 39वां ब्रुनेई में, मतलब पिछले वर्ष वाला ब्रुनेई में हुआ था। अब 42वां और 43वां जो आपका होगा ये आपका होगा जकार्ता, ये शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो इस साल वाला होना है आपका, ये आपका 40वां और 41वां है, ये आपका कंबोडिया में होगा। पिछले साल वाला ब्रुनेई में हुआ था, और जो 42वां और 43वां है ये आपका कंबोडिया, ये माफ़ करिएगा इंडोनेशिया में होगा 2023 वाला। तो 2022 वाला कंबोडिया में है आसियान का, जो 40वां 41वां है, और जो आपका 39वां और 38वां और 39वां है ब्रुनेई में हुआ था, 42वां और 43वां आपका इंडोनेशिया में होगा, ठीक है। तीनों ध्यान रखिएगा। इस साल का 2022 का मैं फिर से बता दे रहा हूँ कंबोडिया में होगा, 2019 का जो हुआ था ब्रुनेई में हुआ था, और 2023 का जो है वो इंडोनेशिया में होगा, ठीक है। इसके बाद इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। टोटल 10 कंट्री हैं, आपको पता है, मुख्यालय जकार्ता में है। इसके बाद है 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का, लिथुआनिया में होगा, ठीक है। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 लिथुआनिया में। 32वां जो हुआ था वो मैड्रिड में हुआ था, स्पेन में, ठीक है। और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। टोटल देशों की संख्या इसमें 30 है, और इसका अभी यूक्रेन वाला मैटर पे फंसा हुआ है। यूक्रेन भी बोल रहा है, फिनलैंड को भी सदस्यता की बात कर रहा है। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है इसका, बेल्जियम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 19वां नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2023 का युगांडा में होगा। 18वां जो है बाकू में हुआ था, अजरबैजान उसकी राजधानी है। नैम की स्थापना 1961 में हुई थी। टोटल 120 देश हैं, और विश्व का संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये जो है आपका देशों का, सदस्य देशों की संख्या है इसमें। इसके बाद 27वां चोगम 2024 में हुआ था समोआ में, ठीक है। 27वां चोगम आपका समोआ में हुआ था। 26वां 2022 में ये रवांडा में हुआ, इसकी स्थापना रवांडा में हुई है, और इसमें 1926 में ये कुल देशों की संख्या इसमें 56 है। मुख्यालय लंदन है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आपका दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। तो 15वां विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आपका दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और जो आपका चोगम होना है 2024 में वो समोआ में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका चोगम मतलब कॉमनवेल्थ देशों का जो आपका है ये आपका समोआ में होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाँ संघाई का ब्रिक्स का बता दिया। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 आपका दक्षिणी अफ्रीका में होगा। 14वां चीन में हुआ है ना। इसकी स्थापना ब्रिक्स की 2009 में हुई है। टोटल 5 देश हैं, मुख्यालय भी इसका संघाई में है ब्रिक्स का। तो ये आगामी बैठक और सम्मेलन है, ठीक है। अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी, टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क साहब के द्वारा ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया गया है, ठीक है। और आपको पता होगा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है,
कि जिस तरीके से एलन मस्क साहब आए और आने के बाद फिर ट्विटर में बहुत सारे पराग अग्रवाल से लेकर के बहुत सारे जो वहाँ के अधिकारी थे, शीर्ष अधिकारी, चाहे वो CFO रहे हों चाहे वो, तो सबको फिर निकाल भी दिया और एक नए सिरे से इस कंपनी को रिस्टेब्लिश करना है। अब ये घाटे में चल रही कंपनी, लेकिन फिर ब्लू टिक के लिए इन्होंने काफ़ी चार्जेस वगैरह भी लगाए हैं। ठीक है, तो ये आपका टेस्ला के कंपनी के CEO एलन मस्क के द्वारा 44 बिलियन में इसको इन्वेट कर लिया गया है, ख़रीद लिया गया है, आपको अधिग्रहण कर लिया गया है ट्विटर का। इसके बाद अभी आपको पता होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को क्या किया है, कब्जा कर लिया है। एक तो डोनेट्स्क है, एक लुहांस्क है, ज़पोरिज़िया है और खिरसान है। ये चारों क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलग अलग है। एक बंदरगाह शहर है, एक न्यूक्लियर शहर है आपका, एक में जो है लोहा बहुल क्षेत्र है, एक में एनर्जी है, वहाँ पे कोयला बहुल क्षेत्र है। तो ओवरऑल मतलब यूक्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट शहर है चारों के चारों। तो ऐसे में इन चारों को कब्जा करने का दावा किया है। इस पर बाकायदा एक पार्टी भी हुई थी। ठीक है, इसके बाद 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन चुका है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो अभी घाना जो है अध्यक्ष बनाया गया है, नॉन परमानेंट से है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गए, बैठक और सम्मेलन हो गए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ डेटा की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। ये डेटा आपका खान मंत्रालय से है। वित्त वर्ष 2021 के इसमें बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के बहुत सारे डेटा दिए गए हैं कि कौन कौन से खनिज हैं जहाँ पे भारत में उत्पादन के दृष्टिकोण से और भंडारण के दृष्टिकोण से उनका प्रथम स्थान है। ऐसे ही भारत में देखेंगे, ऐसे ही विश्व में देखेंगे, तो दोनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए, बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का खनिज है। उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा है आपका उड़ीसा। उत्पादन समझते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा उसकी माइनिंग कर रहा है। भंडारण मतलब वहाँ सबसे ज़्यादा उपस्थित है। तो उत्पादन के दृष्टिकोण से उड़ीसा है, भंडारण के दृष्टिकोण से भी उड़ीसा है। तो बॉक्साइट आपका, ठीक है। इसके बाद कोयला आपका जो है, कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ है, भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड है आपका। तो बॉक्साइट उत्पादन के उत्पादन के दृष्टिकोण से उड़ीसा, भंडारण के दृष्टि से उड़ीसा बॉक्साइट का। कोयला में उत्पादन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ और भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड। ठीक है, तो कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ और भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड। तांबा उत्पादन के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश, भंडारण के दृष्टिकोण से राजस्थान। कच्चा तेल उत्पादन के दृष्टिकोण से राजस्थान, भंडारण के दृष्टिकोण से असम। हीरा उत्पादन में MP, भंडारण में MP। लौह अयस्क उत्पादन में उड़ीसा, भंडारण में कर्नाटक। लोहा का सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा करता है, भंडारण सबसे ज्यादा कर्नाटक में है। मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश, भंडारण उड़ीसा। मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश, भंडारण उड़ीसा। अभ्रक उत्पादन के दृष्टिकोण से आंध्र प्रदेश और भंडारण के दृष्टिकोण से भी आंध्र प्रदेश अभ्रक का। ठीक है, विश्व में भी अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत में ही पाया जाता है। चांदी में उत्पादन में राजस्थान, भंडारण में भी राजस्थान। टिन में उत्पादन में छत्तीसगढ़, भंडारण में हरियाणा। टिन उत्पादन में छत्तीसगढ़, भंडारण में हरियाणा। सोना उत्पादन में कर्नाटक, भंडारण में कर्नाटक। सोना उत्पादन में कर्नाटक, भंडारण में कर्नाटक। यूरेनियम उत्पादन में झारखंड, भंडारण में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम उत्पादन में झारखंड, भंडारण में आंध्र प्रदेश। क्रोमाइट उत्पादन में उड़ीसा, भंडारण में उड़ीसा। क्रोमाइट उत्पादन में उड़ीसा, भंडारण में उड़ीसा। क्रोमाइट उत्पादन में उड़ीसा, भंडारण में उड़ीसा। प्राकृतिक गैस उत्पादन में असम, भंडारण में असम। क्रोमाइट का उत्पादन में असम और भंडारण में असम। ध्यान रखिएगा, इसका इतना आपको याद रखना ही है। अब बात करते हैं हम विश्व की। विश्व में कहाँ कहाँ पे, तो भारत में उत्पादन और भंडारण के दृष्टिकोण से, खनिज के दृष्टिकोण से बता दिया। बॉक्साइट में उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया, भंडारण में गिनी। बॉक्साइट में उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया, भंडारण में गिनी। कोयला उत्पादन में चीन, भंडारण में USA। तांबा उत्पादन में चिली, भंडारण में चिली। कच्चा तेल उत्पादन में USA, भंडारण में वेनेजुएला। हीरा उत्पादन में रूस, भंडारण में रूस। सोना उत्पादन में चीन, भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। लोहा उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया, भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा लोहा ऑस्ट्रेलिया में है। सीसा उत्पादन में चीन, भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। मैग्नीज उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका, भंडारण में दक्षिण अफ्रीका। अभ्रक उत्पादन में चीन, भंडारण में भारत। प्राकृतिक गैस उत्पादन में रूस, भंडारण में रूस।
चांदी उत्पादन में मेक्सिको, भंडारण में पेरू। टिन उत्पादन में चीन, भंडारण में चीन। प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका, उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका और भंडारण में दक्षिण अफ्रीका। क्रोमाइट में उत्पादन में दक्षिणी अफ्रीका और भंडारण में कजाकिस्तान। ये आपके डेटा हैं भारत में खनिज और विश्व में खनिज। आप इनको दोबारा रिपीट कर लीजिए, थोड़ा सा बैक चले जाइए और अगेन रिपीट कर लीजिए, आपको सारे याद हो जाएंगे, सारे ये भूलेंगे नहीं। ठीक है, उत्पादन और भंडारण के दृष्टिकोण से ये दोनों की लिस्ट है। कई बार क्वेश्चन पूछता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, तो अभी योजनाओं के बारे में हम चर्चा इसके बाद में करेंगे। पहले हम कुछ सूचकांक देख लेते हैं, कौन कौन से सूचकांक है। सबसे पहला सूचकांक है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021-22। ठीक है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 21-22 में आपकी इस रिपोर्ट को 8 सितंबर 2022 को यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इसमें भारत जो है 191 देशों में 132वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे? 132वें। पिछले साल 131वें स्थान पे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपकी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत जो है 132वें स्थान पे है, पहले 131वें स्थान पे था। 3 शीर्ष देश जो हैं उनमें से स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया। टॉप में नंबर 1 में स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे, फिर आइसलैंड। भारत 131वें नंबर पे। ठीक है, सबसे नीचे दक्षिणी सूडान है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें जो है 3 चीज़ें देखी जाती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपकी औसत आय क्या है। इन तीनों स्थितियों को दिखाता है। और 4 मापदंड इसमें बनाए गए हैं, 4 मापदंडों पे मापा जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा, है ना, स्कूली शिक्षा, और स्कूली शिक्षा के साथ साथ आपका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी है, इन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाती है। अपेक्षित वर्ष क्या है स्कूली शिक्षा की, सब चीज़ें देखी जाती है। तो ये आपका क्या है, मानव विकास सूचकांक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में पहले स्थान पे हरियाणा है, छोटे राज्यों में सिक्किम को पहला स्थान प्राप्त है। बड़े राज्यों में आपका हरियाणा है, छोटे राज्यों में सिक्किम है। इसके बाद आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। पहले राज्य में कर्नाटक है, और यदि हम पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के राज्यों में मणिपुर है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ है पहले स्थान पे। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, मानव विकास सूचकांक मैंने बताया, उसमें भारत 132वें स्थान पे है, पिछले वर्ष 131वें स्थान पे था। ये 2021-22 की रिपोर्ट है। इसके बाद जो है आपका स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद अगला बताया मैंने पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022, इसमें आपका जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में पहले स्थान पे हरियाणा है, छोटे राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पे है। इसके बाद नीति आयोग के द्वारा ही जारी की जाती है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। ठीक है, तो पहले राज्य में कर्नाटक है, पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर है, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है। इसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक पहले नंबर पे बेलारूस है, भारत 107वें नंबर पे है। ठीक है, पहले नंबर पे बेलारूस है इसमें वैश्विक भुखमरी सूचकांक में, और भारत जो है 107वें नंबर पे है। ध्यान रखिएगा, ये आपका 2022 का सूचकांक है आपको। ठीक है, ये 4 संकेतकों पर आधारित है, अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर। इन चारों के आधार पर ये बनाया जाता है। इसके बाद पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। डेनमार्क नंबर 1 है, भारत का 180वां स्थान है, बहुत बुरी स्थिति है, 180वां स्थान। कई बार रिपोर्ट देख के भरोसा नहीं होता, बट फिर भी ये रिपोर्ट में 180वां स्थान है आपका भारत का। ठीक है, मतलब विश्व में देखा जाए तो सबसे लास्ट में हम ही लग रहे हैं। इसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपका 2022 का है, इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें नॉर्वे नंबर 1 में है, भारत 150वें स्थान पे है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है, बोलने की आज़ादी जो प्रेस की है, 150वें नंबर पे है पूरे विश्व में। देखिए कितनी बुरी हालत है। इसके बाद विश्व खुशहाली सूचकांक 2022, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नंबर 1 में फिनलैंड है, भारत 136वें नंबर पे है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा।
वैश्विक शांति सूचकांक 2022 ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। नंबर 1 पे आइसलैंड है, भारत 135वें नंबर पे है, भारत 135वें नंबर पे है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, नंबर 1 पे सिंगापुर है, भारत 131वें नंबर पे है। इसके बाद सतत विकास रिपोर्ट 2022, तो ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड नंबर 1 पे है, भारत 121वें स्थान पे है। इसके बाद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, नंबर 1 पे आप इसमें देखेंगे तो 18 देशों को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है, भारत 107वें स्थान पे, मतलब 18 देश एक ही स्थान पे हैं, जिनमें बेलारूस था ना आपका, हाँ बेलारूस सहित 18 देश इसमें एक साथ ही हैं, भारत को 107वां स्थान मिला है। इसके बाद जो है आपका किड्स राइट इंडेक्स 2022, इसमें आइसलैंड नंबर 1 में है, भारत को 115वीं रैंक मिली है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नंबर 1 पे अमेरिका है, भारत को 43वें नंबर पे रखा गया है। इसके बाद है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022, तो इसके पहले 3 स्थान पे कोई नहीं है, चौथे स्थान पे डेनमार्क है और भारत को जो है 10वां स्थान प्राप्त हुआ है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख सूचकांक हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे सूचकांक आपको मैंने बता दिए। अब हम बात करते हैं कुछ जो है आपके प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में कि अभी इस समय कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नियुक्ति हुई है। इसके बाद हम योजना देखेंगे, योजना के बाद खेल परिदृश्य है, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पुरस्कार, इतने टॉपिक अभी आपके और हैं। तो देखिए अभी उच्चतम न्यायालय के 50वें न्यायाधीश बनाए गए हैं जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, ये 50वें न्यायाधीश हैं। इससे पहले उदय उमेश ललित थे, 49वें न्यायाधीश थे वो आपके जो है, तो UU ललित जो है हमारे इससे पहले थे 49वें, और 50वें आपके DY चंद्रचूड़ साहब बनाए गए हैं देश के माननीय उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के माफ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है भारत के लोकपाल कौन है इस समय, भारत के लोकपाल हैं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जी। कौन है, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले बिपिन रावत जी उनका निधन हो गया, आपको पता है आकस्मिक निधन हो गया, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है देश के वो हैं अनिल चौहान साहब। कौन है, अनिल चौहान। इसके बाद 29वें थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जी, 29वें थल सेना अध्यक्ष कौन है हमारे, मनोज पांडे जी। इसके बाद 25वें नौसेना अध्यक्ष कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार जी, आर हरि कुमार जी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है हमारे, 27वें वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी जी। कौन है, विवेक राम चौधरी जी। कौन है, विवेक राम चौधरी जी। 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है हमारे, आर वेंकट रमन। कौन है, आर वेंकट रमन। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। CAG कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है भारत के, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद भारत का महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA कौन है हमारे देश की, वो है भारती जी, हाँ भारती जी। इसके बाद हैं आपके भारत के मुख्य सांख्यिकीविद, ये हैं आपके GP सामंत। भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है आपके, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के कौन है, राजीव कुमार। इसके बाद आपके नेक्स्ट हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। कौन है, अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। इसके बाद 9वें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। कौन है, रेखा शर्मा। 9वीं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा। इसके बाद इसरो के अध्यक्ष कौन है हमारे, S सोमनाथ जी। इसरो के अध्यक्ष कौन है हमारे, S सोमनाथ जी। इसके बाद हमारे जो संसद टीवी के, संसद टीवी आप सभी देखते हैं, संसद टीवी के CEO हैं उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं BS चौहान। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं BS चौहान साहब। इसके बाद जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन है, वो है अजय भूषण पांडे जी। कौन है, अजय भूषण पांडे जी। कांग्रेस के अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, है ना, चुनाव हुआ था उसमें जीते थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी। इसके बाद BCCI के अध्यक्ष अभी बने हैं आपके रोजर बिन्नी जी। कौन है, रोजर बिन्नी। BCCI पहले सौरभ गांगुली जी थे, अब रोजर बिन्नी हो गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रोजर बिन्नी जी हैं। UPSC के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। इसके बाद भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक
कौन बनाए गए हैं? भारत की तरफ से G20 के मुख्य समन्वयक हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी। भारत की ओर से G20 के शेरपा बनाए गए हैं कौन आपके? वो हैं अभिकांत जी, अभिकांत दास जी, अभिकांत जी, अमिताभ कांत जी, माफ करेगा, अमिताभ कांत जी, अमिताभ कांत जी। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो है विजय सापला जी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो है वो हर्ष चौहान है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के विजय सापला और जनजाति आयोग के हर्ष चौहान। इसके बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़ जी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ है। इसके बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष जो आपके हैं वो हैं उर्जित पटेल जी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो आपके उपाध्यक्ष हैं उर्जित पटेल साहब हैं। इसके बाद यूजीसी के अध्यक्ष कौन है आपके? जगदीश कुमार। ठीक है, यूजीसी के पहले जेएनयू के ये डीन थे, आप कुलपति थे, अब आपके जो है ये वाइस चांसलर थे। हाँ, बीसी, अब यूजीसी के अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार जी। इसके बाद आईसीसी के अध्यक्ष हैं आपके, आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग वार्कले, न्यूजीलैंड के हैं ये आपके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आईसीसी के जो सीईओ हैं वो हैं जोब एलार्डिस आपके आईसीसी के सीईओ हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के अभी राजा जो बनाए गए हैं वो किंग्स चार्ल्स तृतीय हैं। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है एंथनी अल्बनीस और पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ। तो ये टोटल प्रमुख नियुक्तियां थी इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आपको ध्यान रखनी चाहिए ये। अब हम चलेंगे एक एक करके चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख केंद्रीय और योजनाओं के बारे में। तो केंद्रीय योजनाओं के बारे में अब एक एक करके हम देखेंगे। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं और केंद्र सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनके द्वारा बहुत सारी योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं। जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ मंत्रालय है उस क्षेत्र को लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं। तो पहले हम केंद्र सरकार की कुछ योजना देखते हैं और इन योजनाओं के बारे में आपको जिस्ट बताता जाऊंगा कि किस योजना में क्या है। लगभग 50 से 60 योजना हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली योजना है आपकी पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन योजना आपकी पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। पीएम डिवाइन योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य है। पीएम प्रमाण योजना, पीएम प्रणाम योजना आपकी रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने तथा जैविक उर्वरकों के साथ इनके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा पीएम प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और जैविक उर्वरकों के साथ इनके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गई है। इसके बाद अग्निपथ योजना सेना में तीनों सेवाओं के 4 साल के सैनिकों की भर्ती को लेकर के अग्निपथ आपको पता ही है, मैंने अलग से भी डिस्कस किया था। तो पीएम डिवाइन योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। पीएम प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना एवं जैविक उर्वरकों के साथ इनके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन करना। इसके उद्देश्य से धीरे धीरे हम जैविक उर्वरकों की तरफ आगे बढ़ भी रहे हैं। अग्निपथ योजना तीनों सेनाएं हैं, उनमें 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती को लेकर है, जिनमें से 25% को स्थायी कमीशन दिया जाएगा। 15 वर्षों तक के लिए सेवा जारी करने की अनुमति रखी गई है। आयु सीमा जो है 17.5 साल से 21 वर्ष रखी गई है। चयनित युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, चयनित युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इसके बाद डेयरी सहकारी स्कीम है, जिसमें से आपका जो है इसमें डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना, किसानों की आय को दोगुना करना। इसके बाद पीएम गति शक्ति योजना है आपकी, ये पीएम मोदी जी के द्वारा 75वें जो हमारे देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव था, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसको जारी किया गया था और इसमें बताया गया था कि 100 लाख करोड़ की लागत से गति शक्ति योजना को दिया जाएगा, जिसके तहत औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। ये सारा का सारा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की तरफ बांटने की बात है। और इस बार जो है बजट में भी पीएम गति शक्ति को लेकर 4 महत्वपूर्ण विजनरी कॉन्सेप्ट रखे गए थे। ठीक है, तो पीएम गति शक्ति योजना आज़ादी का अमृत महोत्सव में प्रारंभ हुई थी। पीएम पोषण
पीएम पोषण प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिड डे मील जो है आपका है, जो मिड डे मील है उसकी अवधि बढ़ा के 5 साल और बढ़ा दी गई है और उसका नाम बदल के पीएम पोषण कर दिया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या बढ़ा दिया गया, पीएम पोषण। और इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर जो स्कूल हैं आपके, है ना, प्राथमिक विद्यालय, वहाँ बच्चों को पौष्टिक भोजन देना है ना, और अल्टीमेट जो है पौष्टिक मध्याह्न मिड डे भोजन यानी मध्याह्न भोजन देना है। उद्देश्य 2 है इसका, बच्चों का शिक्षा में जो है ड्रॉप आउट कम हो और दूसरा उनका पोषण भी हो उनका। लेकिन ये योजना उतने प्रभावी तरीके से नहीं चलाई जा रही। विद्यालयों में भ्रष्टाचार से लेकर बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मिड डे मील योजना को बढ़ाकर पीएम पोषण कर दिया गया है और मिड डे मील भोजन को जो है आपका ये। इसके बाद पीएम केयर और चिल्ड्रन योजना, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना, ये कोविड-19 में जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं उनके लिए जो है ये पीएम केयर चिल्ड्रन योजना प्रारंभ की गई है। तो एक योजना आपकी ये कोविड में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए प्रारंभ की गई है। इसके बाद जो है आपका ई-100 परियोजना आपकी है। ई-100 परियोजना आपकी पीएम मोदी पर्यावरण के दिवस पर पुणे में इसकी शुरुआत की गई है, ई-100 योजना की। इसका उद्देश्य है भारत में इथेनॉल उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना। इसके बाद ग्राम उजाला योजना, ये ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्बों को प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, ग्राम उजाला योजना। इसके बाद जो है अगली है आपकी मित्रा योजना। मित्रा योजना कपड़ा उद्योग में निवेश करने से जुड़ी हुई है। ठीक है, मित्रा योजना आपका कपड़ा उद्योग में निवेश करने, निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से जुड़ी है। विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी बनाने को इस उद्योग के लिए जुड़ी हुई है। इसके बाद राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, इसमें भारत में हाइड्रोजन उत्पादन और उसके निर्यात को वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। ठीक है, भारत को हाइड्रोजन उत्पादन भी किया जाए और उसका निर्यात भी किया जाए, तो इसको लेकर के एक चालू किया गया है भारत में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन चालू किया गया है। इसके बाद अगला है आपका ये नेक्स्ट है अब आपका है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। तो ये आपको पता है स्वच्छ सर्वेक्षण भी चालू किया जाता है इसी कारण से। तो ठोस कचरा प्रबंधन और खुले में शौच से मुक्त शहर को बनाने के उद्देश्य से, ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। इसके बाद है पावर थान 2022, ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है और इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बिजली को जो है बिजली की आपूर्ति करना और उसका बिजली का वितरण करना, ये सारा काम जो है इसका है। इसके बाद नमस्ते योजना, नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चालू की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं आकाश विकास शहरी मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो इसमें जो है आपका जो सीवर हैं, सेप्टिक टैंक हैं, उनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो मशीनों के द्वारा काम करें और उनके लिए एक परिवेश विकसित करना, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके योजना चालू की गई, नमस्ते योजना। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी वन नेशन वन फर्टिलाइजर, है ना, ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। इसमें सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पाद जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, भारत नामक एक ही ब्रांड से इनको बेचने को लेकर के बात की गई। अलग अलग ब्रांड से जो ये बेचे जाते हैं अब केवल और केवल ये भारत नामक ब्रांड से ही ये बेचे जाएं, इस तरीके का इसमें प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी है वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर के बाद है आपका विलेज डिफेंस गार्ड योजना। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है और जम्मू कश्मीर के गांवों से आतंकवादी गतिविधियों को निपटाने के लिए चलाई जा रही है। इसके बाद है आपकी कृषि उड़ान योजना 2.0, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा योजना चलाई जा रही है और इसके तहत जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां में किसानों को कृषि उत्पादों के में परिवहन सहायता के लिए इसको चलाया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा कृषि उड़ान योजना, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहां पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, तो उसको लेकर कृषि उड़ान 2.0 योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों को कृषि उत्पादों के परिवहन सहायता के लिए योजना चलाई जा रही है। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। तो ये योजना आपकी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है और ये भी आपकी पूर्वोत्तर राज्यों में अंतरराष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये भी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। इसके बाद है स्त्री मनोरक्षा परियोजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की है। घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है स्त्री मनोरक्षा योजना। इसके बाद मिशन इंद्रधनुष 4.0, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है
और ये गर्भवती बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कवरेज के विस्तार को लेकर ये योजना है। इसके बाद है जेंडर संवाद कार्यक्रम, ये भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। और ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, तो जेंडर संवाद कार्यक्रम आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो आपकी है राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर ये योजना है, पूरी जेंडर संवाद योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना और साथ ही महिलाओं को सशक्तिकरण, तो महिला वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई है। इसके बाद सार्थक योजना, ये शिक्षा मंत्रालय की योजना है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसको लागू करने में इसी के योजना के तहत जो है उसको लागू करने में, उसको प्रभावी बनाने में प्रयास किया जाएगा। युवा 2.0 योजना, 30 वर्ष से कम आयु के जो युवा लेखक हैं उनको प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से युवा 2.0 योजना आई है। युवा पीएम योजना, ये युवा लेखकों को सलाह देने के लिए, भारतीय लेखक वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो ये सारी शिक्षा मंत्रालय की हैं, सार्थक योजना, युवा 2.0 और युवा पीएम योजना, ठीक है। और जिसमें युवा 2.0 और युवा पीएम योजना ये युवा लेखकों के लिए प्रारंभ की गई है, ठीक है। अगला है वीर गाथा योजना, सीबीएसई के द्वारा प्रारंभ की गई है। स्कूलों में वीरता पुरस्कारों के विजेताओं के बहादुरी और बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना, जिनको वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं, जो हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और हमारे जो वायुसेना से जुड़े हुए या अन्य किसी भी उसमें जिनको वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उनके बलिदान और बहादुरी के बारे में बताने के लिए है। अगला है स्माइल योजना, ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। अगली है श्रेष्ठ योजना, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसके तहत जो है आपका अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना इस उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। अगली है सीड योजना, ये भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा घुमंती जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वास्थ्य संबंधी जो उनकी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। तो ये आपकी कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। इसके अलावा आपकी अगला है डीप ओशन योजना मिशन। डीप ओशन मिशन ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके तहत सागरी संसाधनों के सतत उपयोग एवं गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। इसके बाद है आपका समुद्री यान परियोजना, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको भी प्रारंभ किया गया है। इसके तहत भी गहरे समुद्र में खनिजों एवं खनन व अन्वेषण हेतु भारत के पहले, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की दो योजनाएं, ये आपकी डीप ओशन मिशन, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सागरीय संसाधनों व सतत उपयोग हेतु गहरे समुद्र का पता लगाना, तथा इस मिशन के द्वारा जो है आपका इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही समुद्रयान परियोजना, ये आपकी दो योजनाएं हैं, डीप ओशन मिशन, समुद्रयान परियोजना, ये भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की है। गहरे समुद्र में खनिजों और खनन अन्वेषण है, तो भारत में मानवयुक्त जो है महासागरों में जो है मानवयुक्त वाहन तैनात करने की बात इसमें कही की गई है। तो ये आपकी प्रमुख योजनाएं हैं सारी की सारी केंद्र सरकार की, और जो भारत सरकार की प्रमुख मंत्रालय हैं उनकी हालिया योजनाएं। बाकी योजनाओं में मेरा एक मास्टर वीडियो है, उसको एक बार देख लेंगे तो उसमें सारी आपकी वहां पे भी कवर हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें। देखिए रामसर कन्वेंशन के बारे में आप सभी जानते हैं कि रामसर कन्वेंशन आपका जो है आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ है, और ये ईरान में एक शहर था रामसर, वहां पर एक कन्वेंशन हुआ था आपका। तो उस कन्वेंशन के तहत जो है अभी भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है, ठीक है। अभी हाल ही में 13 अगस्त 2022 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई, नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें 11 नई आर्द्र स्थलों को रामसर कन्वेंशन के तहत सम्मिलित कर लिया गया है, घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, 11 नए स्थलों को अभी घोषित करके टोटल संख्या कितनी हो गई है, 75, ये ध्यान रखना आपको। और घोषित 11 नई साइटों में 4 तमिलनाडु की हैं, 3 उड़ीसा की हैं, 2 जम्मू की हैं, और एक साइट आपकी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इन साइटों को इसमें चूंकि जोड़ दिया गया है रामसर के तहत, तो इनके रख रखाव में, इनके प्रबंधन में अब बहुत मदद मिलेगी, बहुत सहायता मिलेगी, इनका संरक्षण हो पाएगा। तो इस वर्ष टोटल 2022 की बात करें तो 28 वेटलैंड एरियो को इसमें शामिल किया गया है। और रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, और ये आपका एक तरीके से यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि है, आपकी रामसर में चूंकि हुई थी ये ईरान में, तो वहीं पर जो है वो कैस्पियन सागर के तट पे ये शहर है आपका यूनेस्को का।
तो इसीलिए रामसर कन्वेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें उन वेटलैंड स्थलों को सम्मिलित किया गया है जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अत्यधिक संवेदनशील है, उन सभी को इसमें जोड़ा गया है। और इसमें सम्मिलित होने के बाद जो आर्द्र भूमि स्थल है उनके संरक्षण में, प्रबंधन में, सतत विकास में उन्हें सहायता मिलेगी। तो आर्द्र भूमि क्या होते हैं? पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जो एक तरीके से जलमग्न होते हैं या दलदली होते हैं, नमी युक्त होते हैं। जहां पे नमी होती है, दलदल हो सकता है, नदियां हो सकती हैं, झीलें हो सकती हैं, डेल्टा हो सकते हैं, बाढ़ के मैदान हो सकते हैं, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र, तालाब या जलाशय आदि, ये सारे आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। जो नमी युक्त भूमि होती है उसको हम इसके तहत जोड़ के देखा जाता है। ठीक है, तो ये फरवरी को भारत ने 1 फरवरी 1982 को हम आर्द्र भूमि से जुड़े हुए संरक्षण के रामसर कन्वेंशन को हमने एक्सेप्ट किया था 1 फरवरी 1982 को, और तब से जो है भारत रामसर में जुड़ा हुआ है। तो अभी 75 टोटल स्थल हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अभी एक हाल ही में चर्चा था ब्लू फ्लैग। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग क्या है? एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय इको लेबल, एक तरीके से एक इको लेबल है ये। तो वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है, ये प्रतिष्ठित है, अंतरराष्ट्रीय इको लेबल है इन्वायरमेंट को लेकर के। डेनमार्क में एक फाउंडेशन है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट, उसके द्वारा ये इको लेबल दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है? यह मतलब पर्यावरणीय शिक्षा, संरक्षण और चिर स्थायी विकास पद्धतियों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना, टूरिज्म को बढ़ावा देना और उसको निरंतर बनाए रखना, सतत बनाए रखना, उस उद्देश्य से ये इको लेबल दिया जाता है। तो अभी हाल ही में भारत के 2 समुद्र तट, एक तो लक्षद्वीप, दूसरा मिनिकॉय ठुंडी तट, है ना। एक लक्षद्वीप में स्थित है आपका मिनिकॉय ठुंडी तट और दूसरा है आपका कमदट तट। ये 2 तट आपके लक्षद्वीप के हैं। मिनिकॉय ठुंडी तट और कमदट तट को फ्लू फ्लैग का प्रमाणन दिया गया है, इको मार्क दिया गया है। ठीक है, तो इको लेबल दिया गया है किसको? आपका एक तो मिनिकॉय का आपका ठुंडी तट है, कमदट तट है। ठीक है, इसके साथ ही ब्लू फ्लैग के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या 12 हो गई। टोटल कितने समुद्र तट हो गए हैं? 12। ध्यान रखिएगा, 12 समुद्र तट हो गए हैं। तो ये आपका पहली जानकारी थी पर्यावरण से जुड़ी हुई। इसके बाद आपका लेह हवाई अड्डा। ठीक है, लेह हवाई अड्डा को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। कार्बन न्यूट्रल मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल भी कार्बन एमिशन नहीं होगा। और तो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में लेह हवाई अड्डा लद्दाख में है, इसको विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। तो डुगोंग संरक्षण रिजर्व आपका भारत में पहला बनाया गया है तमिलनाडु राज्य में। जैसलमेर राज्य में 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया जा रहा है। तो पवन सौर ऊर्जा संयंत्र आपका जैसलमेर में 600 मेगावाट क्षमता का प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद दासापारा गांव, ये त्रिपुरा में अवस्थित है, भारत का पहला परिवर्तित जल जैव गांव बन गया है। कैसा है? जैव गांव, बायो विलेज के तौर पे इसको डेवलप किया गया है। तो दासापारा गांव के बारे में आपको जानना चाहिए। मोढेरा गांव, मोढेरा गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे आपका सूर्य मंदिर भी है, कोणार्क में और मोढेरा में। तो मोढेरा में भारत का पहला ये आपका सौर ऊर्जा से संचालित, पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित कर देगा मोढेरा को। ठीक है, इसके बाद ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस सीएनजी ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्लू एनर्जी मोटर द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस सीएनजी ईंधन द्वारा ग्रीन ट्रक पुणे में लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु राज्य ने भारत के पहले सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य को भी अधिसूचित किया है। तो भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य तमिलनाडु के द्वारा बनाया गया है। हरियाणा जो है अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाने जा रहा है, उसकी घोषणा भी वहां के गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और ब्राजील, आपको पता है अमेजॉन के जंगलों को विश्व का हृदय बोला जाता है ना, लंग्स बोला जाता है। तो अभी बड़े स्तर पे ब्राजील डेवलपमेंट के नाम पे ब्राजील अमेजॉन के जंगलों को काट रहा है। तो विश्व में सबसे ज्यादा 2021 में वनों की कटाई ब्राजील के द्वारा की गई। ठीक है, जो कि अपने आप में बड़ा ही एक तरीके से चिंता का विषय बनता जा रहा है। और लगातार आग भी लगती रहती है वहां के जंगलों में, तो उससे भी नष्ट होते रहते हैं। और बड़े स्तर पे जीव जंतुओं का आवास स्थल है, तो अमेजॉन के जंगलों को इस तरीके से काटा जाना पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय। पूरे विश्व में जहां जहां भी फॉरेस्ट एरिया है हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं और लगातार डेवलपमेंट के नाम पे वो कटेंगे, तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में एक नकारात्मक सूचक है। COP26 हुआ था अभी
तो जलवायु परिवर्तन को लेकर के ग्लासगो स्कॉटलैंड में सम्मेलन था, यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे थे, प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। उन्होंने यहाँ पे पंचामृत बोला, 5 मंत्र दिया और भारत के इससे एनवायरमेंटल विजनरी गोल हमारे जो है इससे पता चलते हैं पंचामृत से कि हम क्या एनवायरमेंट को लेकर आने वाले समय पे कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा, ये पहला लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। दूसरा लक्ष्य हमने बनाया कि भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को अक्षय और गैर जीवाश्मी ऊर्जा से पूरा करने का प्रयास करेगा। तो एक काम हमने ये भी, एक लक्ष्य हमने ये भी बनाया है। तीसरा लक्ष्य है कि भारत 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा, तो कार्बन उत्सर्जन में कमी करेंगे हम। चौथा लक्ष्य, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। और इसके बाद जो है 2005 मतलब तक जो है ये हमने 2005 के स्तर तक कम करने का प्रयास करेंगे। और पांचवा लक्ष्य 2070 तक हम अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे, नेट जीरो उत्सर्जन करने की बात हमने कही है। तो ये जो है टोटल आपका भारत के पंचामृत 5 लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा जो एनवायरमेंट के लक्ष्य को दिखाते हैं उसको लेकर स्पष्ट किया गया है। तो ये पर्यावरण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके बाद देखिए 17 अक्टूबर 2022 को भारत का पहला सेमीकॉन इंडिया, ये मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर को लेकर भारत सरकार के द्वारा एक काम पूरा किया जा रहा है। तो सेमीकॉन इंडिया जो है ये आपका रोड शो 2022 में गांधीनगर गुजरात में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी द्वारा हरी झंडी दी गई थी इसको। और इसके द्वारा जो है ये भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, और ये जो है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है और उसके द्वारा शुरू की गई है श्रृंखला। मेन उद्देश्य क्या है कि देश में सेमीकंडक्टर को लेकर स्टार्टअप डेवलप होना, इनोवेटर्स आने, उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्ति भी सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षेत्र में आगे आए, इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले, उनको प्रेरित करना। और इस अवसर पर इसरो के द्वारा भी जो है अभी हाल ही में इसरो ने क्या किया है, परीक्षित और क्वालिफाइड नेविक नामक 2 रिसीवर चिपलेट्स भी जारी की हैं। तो इसरो ने अभी परीक्षित और क्वालिफाइड नए रिसीवर चिपलेट भी लॉन्च किया है। तो सेमीकंडक्टर को लेकर के सेमीकॉन इंडिया की ये जो है आपका रोड शो आपका आयोजित किया गया था सेमीकंडक्टर डिजाइन को लेकर के, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी COP26 जो हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी ने संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की थी। आपको सोलर अलायंस के बारे में पता है, सौर गठबंधन हुआ था फ्रांस के साथ, भारत सरकार ने चालू किया था, गुड़गांव में इसका मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। लेकिन ये आपका वन सन वन ग्रिड वन जो वर्ल्ड की पहल है, इनिशिएटिव, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तत्कालीन बोरिस जॉनसन जी के साथ जो है PM मोदी जी ने प्रारंभ किया था, ठीक है। इसके बाद IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने देश का होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया, ठीक है। IIT मद्रास मतलब IBM क्वांटम कंप्यूटर नेटवर्क में शामिल हुआ है, तो भारत का पहला संस्थान IIT मद्रास बना है जो IBM के क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान है। गूगल ने दुनिया को पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है, पहला मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आने वाले फ्यूचर यही है कि जितना भी डेटा है वो जो है क्लाउड स्टोरेज और उसमें जाए, तो क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप जो है डेवलप किया है गूगल के द्वारा। इसके बाद कोचीन शिपयार्ड, इसमें पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कमीशन किया गया है। INS विक्रांत जो है यहाँ पे कमीशन किया गया है, भारत द्वारा डेवलप किया गया है और विमान वाहक पोत है, ठीक है। इसके बाद दानुरी, ये दक्षिण कोरिया का पहला चंद्रयान मिशन है। दक्षिण कोरिया के, आप विश्व के बहुत सारे देश चंद्रयान मंगलयान मिशन कर रहे हैं, तो दानुरी जो है ये आपका दक्षिण कोरिया का चंद्रयान मिशन है। इसके बाद देश विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया बनाया है चीन ने, इसका नाम दिया है माया, ठीक है। चीन ने पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया बनाया है जिसका नाम है माया, ठीक है, चीन द्वारा बनाया गया है। चीन ने सूर्य के अध्ययन के लिए एक अपना अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआपू प्रथम, ठीक है, सूर्य के अध्ययन के लिए एक टेलीस्कोप बनाया है जिसका नाम है कुआपू प्रथम, ठीक है, उसको लॉन्च किया है। और इसके बाद UAE भी जो है राशिद नामक एक चंद्र रॉकेट जो है चंद्रयान, अपना चंद्रयान मिशन या चंद्रयान रॉकेट जो है लॉन्च कर रहा है, इसका नाम राशिद है, संयुक्त अरब अमीरात ये काम कर रहा है, ठीक है।
तो ये आपका जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। अब बात कर रहे हैं कुछ प्रमुख पुरस्कारों की। तो अभी हाल ही में मैन बुकर पुरस्कार दिए गए। मैन बुकर पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 ये भारत को मिला है गीतांजलि श्री को। ध्यान रखिएगा, गीतांजलि श्री भारत को मिला है। इनकी पुस्तक है रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड, है ना, टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि। तो ये भारत का पहला हिंदी उपन्यास है जिसको मैन बुकर पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 मिला है। गीतांजलि श्री एक पर्सन है, इनके द्वारा लिखी गई है टॉम्ब ऑफ सैंड या रेत समाधि। ठीक है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। इसके बाद अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 का कोकणी उपन्यासकार दामोदर माउजे जी को मिला है। तो दामोदर जी को मिला है, कोकणी उपन्यासकार है ये। तो ये ध्यान रखिएगा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। इससे पहले 56वां जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार था, 56वां मिला है असमिया के कवि थे नीलमणि कूफन जूनियर जी को, 2020 में दिया गया था। ठीक है। इसके बाद कुछ साहित्य अकादमी पुरस्कार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया है, सम्राट अशोक नाटक के लिए। अंग्रेजी भाषा का दिया गया है नमिता गोखले के लिए। इनका उपन्यास है थिंग्स ऑफ लीव बिलियन बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये अंग्रेजी भाषा का है। मेघा मजूमदार जी को दिया गया है बर्निंग, इनकी पुस्तक है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है इनको। इसके बाद जो है आपका 31वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2021 असगर बजाहत को दिया गया है। इनकी पुस्तक है महाबली, असगर बजाहत इनकी पुस्तक है महाबली, इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपकी कुल पुस्तकें हैं और उनसे जुड़ी हुई कुछ पुरस्कार हैं। 31वां व्यास पुरस्कार असगर बजाहत को दिया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक नाटक के लिए। अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले, उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, और मेघा मजूमदार जो है इनको ये इनकी पुस्तक है अब बर्निंग, ये पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मेघा मजूमदार को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर रहे हैं खेल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीजों के लिए। एक तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में होने जा रहा है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का, ये महिलाओं के लिए है, ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए। अंडर 19 महिला आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा 2023 में होगा। इसके बाद अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं अमन सहरावत। नाम पूछे जाते हैं कई बार पहलवानों के, तो अमन सहरावत जी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता अंडर 23 में। इसके बाद आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ को जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, सितंबर 2022 के लिए इनको दिया गया है ये प्लेयर ऑफ द मंथ हरमनप्रीत कौर। इसके बाद डायमंड लीग 2022 हुई है, इसमें भाला फेंक प्रतियोगिता थी, इसको भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो है डायमंड लीग 2022 में भाला फेंक में इन्होंने खिताब जीता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरा करने वाले तेज भारतीय गेंदबाज जेम्स एंडरसन बन गए हैं। तो जेम्स एंडरसन जो है आपके ये 950 विकेट लिया इन्होंने। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। फिर अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय महिला खिलाड़ी ये बनी है अंतिम पघाल। कौन बनी है? अंतिम पघाल। कौन बनी है? अंतिम पघाल। इसके बाद क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी बन गए हैं। अहमदाबाद शहर को विश्व का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ जी को पीछे छोड़कर दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए। ठीक है, अहमदाबाद को भारत में सबसे बड़ा खेल शहर के तौर पर विकसित करने की, विश्व में सबसे बड़ा खेल शहर बनाने की बात की गई है। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ जी को पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? 2024 में होगा, पेरिस में, फ्रांस में। ध्यान रखिएगा, इससे पहले टोक्यो जापान में हुआ था। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में होगा, लॉस एंजलिस में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा वो पेरिस में होगा, फ्रांस में। और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2008 में लॉस एंजलिस में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 में होगा, इटली में। तो ग्रीष्मकालीन फ्रांस में,
2024 में, और 2026 में शीतकालीन ओलंपिक इटली में। इसके बाद 9वां एशियाई खेल ये स्थगित हो गया है, चीन में होना था, इसी साल होना था 2022 में, ये स्थगित हो गया है, पर 20वां एशियाई खेल 2023 में जापान में होंगे। ठीक है। इसके बाद महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 ये भारत में होने हैं इसी साल। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 भारत में होने हैं। 5वां पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में होना है। ठीक है। 15वां, माफ करिएगा, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप ये भारत में होना है। इसके बाद आईसीसी पुरुष एकल दिवसीय विश्व कप 2023 ये भी भारत में होना है। 2023 में बहुत चीजें हैं, वर्ल्ड कप भारत में होना है, G20 भारत में होना है, SCO भारत में होना है, 15वां हॉकी विश्व कप होना है, महिला एशियाई फुटबॉल कप होना है। तो बहुत क्रिकेट से जुड़ी हुई और अंतरराष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें भारत में केंद्र बिंदु के तौर पर बन रही है। इसके बाद जो है आपका आईसीसी पुरुष एकल दिवसीय विश्व कप 2023 का भारत में होगा, 2027 का दक्षिण अफ्रीका में होगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया साथ में होगा, और 2031 का भारत और बांग्लादेश दोनों के साथ होने वाला है। ठीक है। इसके बाद आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का ऑस्ट्रेलिया में था, है ना, अभी हाल ही में, और इसके बाद इंग्लैंड इसमें जीता है, इंग्लैंड विजेता था, भारत बाहर हो गया, है ना। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों थे, इंग्लैंड जीता है। 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज वाले क्षेत्र में होगा, और 2026 में श्रीलंका में होगा, भारत श्रीलंका क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट है 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक है। अगला है चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ये पाकिस्तान में होनी है। ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत में होनी है। 8वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में होगा। 8वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में होगा। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 ये भारत में होगा। भारत का पहला विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में केरल में होनी है आपकी। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 2026 में होने, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में होंगे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके भोपाल MP में होने हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स भोपाल में होने हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आपकी भारत में होगी। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कतर में होगा, अभी हो रहा है, चल रहा है ना, फीफा वर्ल्ड कप अभी चल रहा है आपका। इसके बाद 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो है ये अमेरिका में होगा अगले साल, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में 2026 में। 23वां अभी जो हाल में चल रहा है 22वां कतर में, ये इससे क्वेश्चन बनेगा, कतर में पूछा जाएगा। और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप ये आपका 2026 में फुटबॉल में, ये USA मैक्सिको में होगा। ठीक है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में होगा इसी साल 2022 में। ठीक है। फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप और फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप ये पेरू में होगा 2023 में। तो फीफा का जो विश्व कप है पुरुषों का वो आपका इसी साल कतर में हो रहा है 2022 में, ध्यान रखना है। ये आपका खेल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो अभी हाल में हमने क्या क्या चीजें देखी, राष्ट्रीय घटनाक्रम में कई सारे विषयों को बताया मैंने, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में कई सारे विषयों को देखा, आगामी बैठकें देखी आपने, कि भारत सरकार की सभी प्रमुख योजनाएं देखी, सूचकांक आपने देखे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में चर्चा हुई, पर्यावरण के बारे में चर्चा हुई, पुरस्कार और खेल परिदृश्य के बारे में चर्चा हुई, विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई विषय वस्तु को लेकर चर्चा हुई। तो ये हमारे करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो का ये एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु थी। अब हम आगे आने वाले उसमें आगे की जितनी भी चीजें होंगी वो कवर करेंगे। आप इसे 2 से 3-4 बार जरूर देखिए। पुराने जितने भी मास्टर वीडियो उनमें लेटेस्ट 5 जरूर देख करके अपने एग्जाम हॉल पे जाना है आपको। और जब आप इसको डिटेल से कर लेंगे, 2 से 3 बार देख लेंगे, करंट अफेयर्स आपकी हो जाएगी, आपको पहली बार में एक पृष्ठभूमि बन जाएगी, चीजें आपको आसान लगने लग जाएंगी। ठीक है। तो ये इसका अगला अंक निरंतर जारी रहेगा, ये श्रृंखला कभी बंद नहीं होगी आप लोगों के लिए। आप लोग लगातार इस पूरी श्रृंखला से लाभान्वित होते रहिए, परीक्षा में बेहतर परफॉर्म करते रहिए और इस पूरी श्रृंखला को सभी छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, ये मेरा आप सभी से आग्रह है। तो मिलते हैं अगले अंक में, अगले मास्टर वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खूब पढ़ते रहिए, इसका दोबारा रिवीजन करिए, 3 रिवीजन करिए और क्लास के अंदर खूब ऊर्जान्वित होकर के परीक्षा में जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।